अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से बताया गया था कि आपको कि अगला जो सेशन होने वाला है जिसमें हम दावा, जर्नलिज़म और कानून के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हमने सुबह से डिस्कशन के दौरान कई देखा और कई इश्यूज़ ऐसे आए जिसमें हमें कानूनी रहनुमाई की भी बेहद ज़रूरत थी। तो उन सारे इश्यूज़ को लेते हुए जिस तरह आपसे वादा भी किया गया था कि यहाँ पर एक सेशन एडवोकेट्स का भी पैनल होंगे और उसमें डेली लाइफ में हम मीडिया से भी इंटरेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई गलतियाँ भी करते हैं, कई मरतबा हम कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत बड़ी इश्यूज़ भी बन जाते हैं। उन सारे इश्यूज़ को लेते हुए ये डिस्कशन रखा गया है। तो मैं पैनल डिस्कशन की शुरुआत के लिए मैं पहले गेस्ट को दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहम्मद आमिर साहब को, जिनका ताल्लुक़ जम्मू एंड कश्मीर से है, इस्लामिक फ्रेटर्निटी के सदर हैं। अतहर ख़ान साहब को दावत दूंगा मैं कि अल असर फाउंडेशन भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब IRC औरंगाबाद, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। यासिर अराफात पैगाम NGO भोपाल, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इफ्तिखार इस्लाम साहब जो बेलगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ये ब्लॉगर हैं, पैशनेट राइटर्स करके अपना ब्लॉग चलाते हैं, ट्रूथ अराइव्ड, इस पर भी थोड़ा बहुत काम इन्होंने अभी शुरू किया है, तो उनसे भी हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे इस सेशन में। मैं एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और इनके बाद हमारे आखिरी पैनलिस्ट एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल खान साहब, दोनों एडवोकेट्स जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। पैनल डिस्कशन के दौरान आपके जहन में जाहिर सी बात है सुनते सुनते बहुत सारे सवालात भी आएंगे, लेकिन रेस्ट एश्योर हमें 2 घंटा मिला है लगभग, थोड़ा सा वक्त हमारा मिस भी हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालात को लें। लेकिन सवालात करने में जिस तरह पहले से भी कहा कि बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन डिसिप्लिन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पैनलिस्ट का देंगे। एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब जो यासीन के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं, हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और सेकंड जनरेशन लॉयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी और दावती काम में जब भी किसी दाई को या दीनी मदारिस को या इदारों को जब भी किसी क़ानूनी काम में रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पेश रहते हैं। और हमारे जो दूसरे एडवोकेट हैं जो आज के पैनलिस्ट हैं, वो मोहम्मद इस्माइल ख़ान साहब, जो लॉ में जिन्होंने PG किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो PhD करने का इरादा रखते हैं और दावती काम और दीनी कामों में पेश रहकर अल्हम्दुलिल्लाह कौम के खिदमात का काफ़ी जज्बा रखते हैं दोनों। तो हमारा सेशन जो है हम शुरुआत करते हैं। और कई लोगों को इस चीज़ का एक खदशा होता है, भाई ने बोला जैसे कि एक सवाल आया था, तो उसी ज़िमन में हम हमारे एडवोकेट्स से ये सवाल करते हैं कि ये जो दावती काम है, ये जो एक आदमी अपने दीन पर अमल कर रहा है और अपने दीन की बात तबलीग दूसरों तक लेकर जा रहा है, उसको क़ानून की नज़र में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में और संविधान बोलेंगे हिंदी बोलने वाले, उसकी नज़र में कैसा देखा जाए। तो हमारे एडवोकेट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि उस चीज़ पर हल्की सी रोशनी डालते चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान के दस्तूर में, मतलब जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसके अंदर आर्टिकल 25 में एक मखसूस एक पूरा चैप्टर दिया गया है जिसमें आपको मजहबी आज़ादी दी गई है। तो मजहबी आज़ादी के अंदर ये भी इंक्लूड है कि आप अपने मज़हब को प्रोपोगेट कर सकते हैं, तबलीग का काम कर सकते हैं, आप अपना एक आइडियोलॉजी रखते हुए एक आइडियोलॉजी के तहत आप तबलीग का काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो आर्टिकल स्टार्ट होता है उसी के साथ सब्जेक्ट टू, मतलब इन कंडीशंस के साथ बोलकर स्टार्ट होता है कि एक मोरालिटी होती है, अखलाकी फ़राइज़ होते हैं, पब्लिक ऑर्डर होता है, उन हुदूद को रखते हुए ये आपको हक़ दिया गया है। जो भी हिंदुस्तान के संविधान में जितने भी हक़ मिले हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको एक हक़ बयानी करने का हक़ है, वो भी आपको एक हुदूद के दायरे में दिया गया है। उन हुदूद को समझते हुए आप अपने मज़हब के प्रोपोगेशन का काम
हिंदुस्तान के दस्तूर के हुदूद में आप रहकर कर सकते हैं, ये पूरा आपको हक हासिल है। तो उसी जीवन में मैं बोलूँगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल से तजाद में है? क्या ये दो टकराते हैं? क्या आप उस पर थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, एंटी कन्वर्शन लॉ मध्य प्रदेश में भी इस वक्त फोर्स में है। एंटी कन्वर्शन लॉ उसके ज़माने में थोड़ा सा वक्त लूँगा समझाने के लिए, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है, लेकिन बस सरसरी तौर पे आपको बताता हूँ कि एंटी कन्वर्शन लॉ का भी अपना एक हिस्ट्री है, पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में तकरीबन 8 स्टेट्स में एंटी कन्वर्शन लॉ इस वक्त फोर्स में है। 8 स्टेट्स में आप गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एंटी कन्वर्शन लॉ इस वक्त फोर्स में है। एंटी कन्वर्शन लॉ की हिस्ट्री इंडिपेंडेंस से पहले जाती है। एंटी कन्वर्शन लॉ राजस्थान में राजा रजवाड़ों ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1956 में पहली बार सेंट्रल पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था टू रेगुलेट प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कन्वर्शन को बेसिकली इट वाज उसको क्या बोलते, यही था कि मजहब जो बदलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। बहुत सारे मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया और वो बिल पास नहीं हो सका। वहाँ पर जब सेंट्रल पार्लियामेंट में जब एक्ट पास नहीं हो सका तो स्टेट्स ने अपने अपने लॉ लाना शुरू किए। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले उड़ीसा ने ये एक्ट लेकर आया, और जितने भी हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्शन लॉ के नाम से नहीं जाना जाता है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। बाज़ाफ्ता टाइटल तो अलग होता है, लेकिन मकसद उसका एक अलग होता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से पहली बार स्टेट ऑफ उड़ीसा ने 1962 में एक्ट पास किया था। उसके बाद सेकेंड स्टेट जो हिंदुस्तान का था वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के जो एक्ट पास हुआ, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चौड़ा एक्ट नहीं है, बस 8 सेक्शंस है। उसमें 8 सेक्शंस में ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि आप क्या क्या बिना पर आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्ट का बस छोटा सा मकसद यही है कि आप किसी को बाय फोर्स, किसी को बाय इंड्यूसमेंट और एल्यूरमेंट वर्ड यूज हुआ है उसके अंदर, मतलब कि आप किसी को इन रिटर्न ऑफ समथिंग, आप कोई तोहफा देने के शक्ल में, कोई पैसे की लालच में आप किसी को उसका मदद तब्दील नहीं करा सकते। और फोर्स के अंदर खास तौर से जो बाय फोर्स जो उसका वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको बाय डेफिनेशन में एक खास चीज़ उसके अंदर आई है कि आप किसी को ये भी कहकर डरा नहीं सकते कि आपके ऊपर वाले का अजाब आएगा। हम जब तबलीग का काम करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मतलब शायद आप सीधे रास्ते पर नहीं होंगे, तो हम जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर हम दिखाते हैं, उसमें भी आपको मोहतात होना पड़ता है। जहाँ जहाँ ये स्टेट्स में जो एंटी कन्वर्शन लॉ है, क्योंकि बाय फोर्स के अंदर डेफिनेशन में ये भी है कि आप ऊपर वाले के अजाब का भी आप उसको तस्वुर देकर आप उसको डरा धमका के आप नहीं कर सकते। डराने धमकाने के शक्ल में इसको लिया गया है, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए कन्वर्शन। और इसके अंदर 1968 के बाद 2006 में मध्य प्रदेश में एंटी कन्वर्शन लॉ को अमेंड करने की कोशिश की गई थी। अब प्रेजेंट पोजीशन ये है, 1968 का अभी भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन ये है कि आप कोई इंसान यहाँ पर अपना मजहब तब्दील कर रहा है तो उसको चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो एक एप्लीकेशन लिख के देना चाहिए, नोटिस देनी चाहिए कि मैंने अपना मजहब तब्दील कर लिया। सिंपल फॉर्मेट है। लेकिन 2006 में ये लॉ को अमेंड करने के एक बिल पास हुआ था स्टेट असेंबली में। उसके तहत एक नया प्रोसेस बनाया गया था। उस प्रोसेस में ये था कि आपको नोटिस के अलावा परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। तो आप जब नोटिस आप देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के उसको फॉरवर्ड करेगा, एसपी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा जो अपना मजहब तब्दील करना चाह रहे कि विदाउट फोर्स और ड्यू और विदाउट एनी कोएर्शन में कोई जोर जबरदस्ती के बिना मैं अपना मजहब तब्दील कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन मिलेगी तभी आप अपना मजहब तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि 2006 में गवर्नर ने इसको एसेंट देने से इनकार कर दिया, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर से और एक कोशिश हुई, फिर से ये लॉ को पास करने के लिए, अभी तक उसको प्रेसिडेंटल एसेंट नहीं मिला। तो 1968 का जो लॉ है कि आपको नोटिस देना पड़ता है तो कलेक्टर को, वो अभी भी फोर्स है। इसके आप जमन में आप देखिए, आप कंपेयर टू अदर स्टेट्स, मध्य प्रदेश में थोड़ा लीनियंट है एक्ट। क्योंकि आप गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वहाँ नोटिस देना नहीं पड़ता, बाज़ाफ्ता उधर परमिशन लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। राइट। और यहाँ पे बस नोटिस का है। तो आप उस तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ के दाई थोड़े बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस यहाँ पे लॉ उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है जितना गुजरात और छत्तीसगढ़, राजस्थान में। वहाँ पे आपको बाज़ाफ्ता परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे बस सवाल एक नोटिस का होता है, नोटिस देनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नहीं, इसमें एक इशू निकल कर आया है, जिस तरह वकील साहब आपने कहा कि आप किसी को डराने धमकाने के उसमें एक बात ये भी आती है कि आप जहन्नम की ऊपर वाले के अजाब के बारे में भी नहीं बता सकते।
तो मुझे आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं अपने रिलीजियस बुक को लोगों के सामने बयान करूं। तो कुरान के अंदर बराह रास्त जो जहन्नम के आग के बारे में वो आयात हैं, तो दाई को क्या उसे भी कोट नहीं करना चाहिए, या क्या रहनुमाई करेंगे आप दाई की? इसमें एक चीज़ होती है कि आप कुरान का हवाला देना एक अलग चीज़ होती है, अगर ये कहना कि आप जहन्नुम में जाएंगे तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। पर्सनली आप किसी को डरा नहीं सकते कि आप जाने वाले हैं जहन्नुम में, तसव्वुर आप बता सकते हैं लेकिन किसी को पर्सनल लेवल पे आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से दाइयों को ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये जो फ़र्क है कि आप किसी को डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं और कुरान की दावत दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यस इफ्तिखार भाई प्लीज़। जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि ये लॉ है और हमेशा से जब लॉज बनते हैं उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं। तो अगर कोई लीगल एक्सपर्ट वो लॉ को अगर देखेंगे और वो लॉ को स्टडी करेंगे तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर फ्लॉज क्या क्या हैं। और जो जितने भी ऐसे जो लॉज बनते हैं यूजुअली, जैसे इन्होंने बताया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोहेर्शन है, ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर सिमिलरिटीज़ दिखाई जाती हैं आपको। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोहर्शन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मैरिज के अंदर भी बताया जाता है कि आप ज़बरदस्ती से किसी निकाह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जितना हो सकता है आप उतना कुरान और हदीस का हवाला दें, और जैसे जिस अंदाज से कुरान की आयत है उसी अंदाज से जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे कुरान को कोट कर रहे हैं। और कुरान को कोट करने के लिए आपको आर्टिकल्स जो भी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल, ये ऐसे जो आर्टिकल्स हैं आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है वो एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इस एक्ट को चैलेंज करके वहाँ पे एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। राइट। लेकिन जो दाइज जो अभी यहाँ पे हमारे फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ये उतना बड़ा काम नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कुरान और हदीस को कोट करते रहिए। जैसे ही कुरान और हदीस को आप कोट करेंगे वो कुरान और हदीस खुद ब खुद अपना काम करते जाएगा। आप पर्सनली जाके ये नहीं बोलेंगे कि देखो अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। आप नहीं, कुरान की आयत बोलेगी कि ये काम नहीं करने वाले जहन्नम में जाएंगे। मतलब आप कुछ काम बता रहे हैं, आप पर्सनली नहीं जा रहे उनको कि आप जाने वाले हैं। राइट। तो संविधान का जो हमारा हक है वो हमको ये, संविधान के ज़रिए हमको ये हक मिलता है कि आप अपना अकीदा रखें। कुरान और अहादीस में आपको जो मिल रहा है वो अकीदा रखें। अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि हर इंसान दीनुल फित्र पे पैदा होता है, वो तो आपका अकीदा है, रख सकते हैं आप, और संविधान आपको इसका हक देता है। उसी तरह आपका ये अकीदा है कि अल्लाह को नहीं मानने वाला, एक से ज़्यादा माबूद की इबादत करने वाला, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो आप अपने हद तक उस अकीदे को रख सकते हैं, उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप दावत का काम करने निकलते हैं तो आपको एहतियात करना होता है। तो ये हमारे वकील साहब ने एक नुक्ते पर नज़र डाली। अभी मैं एडवोकेट यासीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अभी पिछले सेशन में जो बात चल रही थी कि भाई दाई है, ट्रेनिंग हो गई, तैयारी हो गई, अभी वो काम करना चाहते हैं। उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं तो जो इदारे के तहत काम करते हैं। तो उस तरह एक इदारे को और उस इदारे से जुड़े हुए ज़िम्मेदारों को और दुआत को किन चीज़ों का क़ानून के नज़र से किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और कैसे एक क़ानून पर चलने वाले शहरी का हम रोल अदा कर सकते हैं। एक दाई के ज़रिए भी, दावत के ज़रिए भी, दाई के रोल में रहते हुए भी, उस पर हमारे एडवोकेट यासीन साहब थोड़ी रोशनी। अकबर भाई, अगर इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि एक कन्वर्जन के बारे में सारे दाइस को प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। किसी के जहन में कोई सवाल है इस कन्वर्जन को लेकर के, ख़ास किसी के जहन में कोई सवाल ना हो तो फिर हम नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। किसी के जहन में कोई सवाल है? सर अभी ये रिसेंट मेरे एक दोस्त के हमारे साथ हुआ, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, और वहाँ के लोकल लोगों को पता जब चला तो उन्होंने टीआई से उसकी कंप्लेन की। टीआई ने उस बंदे को बुलाया और डांटा फटकारा, और वो जो दूसरे ग्रुप्स वाले थे वो भी आ गए और उसे काफ़ी दबाव बनाया। तो उसने वहाँ बोल दिया कि नहीं, मैं अभी हिंदू ही हूँ, मुस्लिम नहीं हुआ हूँ, और वहाँ से वो लौट के आ गया। जब हमने कानूनी रहनुमाई लेनी चाहिए तो उसके लिए कुछ भी नहीं मिल पाया, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस्लाम पे कायम और दायम है। मगर इस तरह का केस लोकल में हो रहा है कि अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है तो उसको लोकल में इस तरह की
इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने आपको ये बताया कि हिंदुस्तान के पूरे दस्तूर में एक पूरा चैप्टर है, आपको हक दिया गया है, आप जो मज़हब में चाहें वो मज़हब में रह सकते हैं। लेकिन ये जो हक आपको मिलता है, ये हक आपको मनवाना पड़ता है। अगर आपको कोई रोक रहा है अपने मज़हब पे चलने से, आप जो मज़हब फॉलो करना चाहते हैं अपनी पसंद से, उससे रोक रहा है, तो आपके लिए कोर्ट्स हैं, आपको कोर्ट को अप्रोच होना पड़ेगा। जब आप पहले पुलिस के पास अप्रोच हो सकते हैं, पुलिस भी अगर लॉ इन्फोर्समेंट भी अगर बायस जा रहा है, तासुबियत दिखा रहा है, तो आपके पास दूसरी रेमेडी ये है कि आप कोर्ट्स को अप्रोच हो सकते हैं। आप कोर्ट्स में बाय वे ऑफ रिट आप जा सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जब कभी भी किसी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का कोई हक मारा जाता है, जो दस्तूरी हक है, उसके संविधान में हक जो उसको दिया गया है, जो मारा जाता है, तो बराबर वो हाई कोर्ट को जा सकता है। ये खुद दस्तूर कहता है। अब दस्तूर के अपने हक मनवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा दस्तूरी हक है, मैं मज़हब पे रहना चाहता हूँ, मज़हब में बदलना चाहता हूँ, ये मज़हब प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ये इससे रोक रहा है। तो अब बिल्कुल आपको कोर्ट से सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में। रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत सेंसेशन केस चला, हदिया केस के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पे एक नॉन मुस्लिम लड़की के निकाह को हाई कोर्ट ने एनल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला कि नहीं, कि आर्टिकल 25 द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको सबवर्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट नहीं कर सका तो पुलिस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ एक एंटी कन्वर्जन लॉ की बात हो रही थी, तो एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में हम सुन रहे हैं कि 8 स्टेट्स में है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ लोग कन्वर्ट नहीं हो सकते। लोग जनरली दुआत या दाइयों के जहन में बात होती है एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब ये स्टेट में कन्वर्जन नहीं हो सकता। इसका माना ये है कि ये स्टेट में कन्वर्जन होगा, रेगुलेटेड होगा। मतलब ये कि जैसा अभी आपका क्वेश्चन था, एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, वो उसका राइट है, वो उसका हक है, लेकिन क्या उसने वो रेगुलेशन जो यहाँ था कि कलेक्टर को नोटिस दिया जाए, बताया जाए, वो सारा प्रोसेस है। अगर वो नहीं करेगा तो पुलिस, जैसे आपने कहा टीआई ने उसको बुलाया या पुलिस ने उसको बुलाया और उसको कुछ वार्निंग दी, उसको समझाया, तो वो अगर प्रोसेस से जाता, अगर अपने कन्वर्जन को प्रोसेस से जाता, जो मध्य प्रदेश में जो लॉ है उसके हिसाब से जाता, तो कोई मसला नहीं। तो एंटी कन्वर्जन लॉ को आप लोग हरगिज़ ये मत समझिए कि वहाँ कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी मज़हब पर चलना या किसी मज़हब को छोड़ना या किसी मज़हब को बदलना ये एक बुनियादी हक है एक इंसान का जो इंडिया में रहता है। तो वो कन्वर्ट हो सकता है, बस रेगुलेशन है। जैसा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ नोटिस देना है, कुछ स्टेट्स में ये है कि नोटिस के अलावा आपको प्रोड्यूस होना पड़ेगा, फिर वो आपसे पूछेगा, सवाल करेगा। कभी मजिस्ट्रेट ये भी कहता है कि थोड़ा सा इसका चेकअप करा लो, फिजिकल हेल्थ वगैरह, या घर में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं है, किसी ने लालच तो नहीं दी। तो ये सिंपल है, लेकिन वो लॉ है, आप उसके प्रोसेस से जाइए, इंशाल्लाह ड्यू, कोई मसला नहीं होता, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेपर वर्क का हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कानूनी कार्रवाई, दस्तावेज, ये सब हम समझते हैं बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम के किसी को कबूल करने के लिए ज़रूरी नहीं ये सब चीज़ों की, ये अलग बात है। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड ये है कि ये चीज़ करना पड़ेगी, ताकि अल्लाह ना करे वो अगर इंसान मर जाए तो उसको तो दफनाया नहीं जाएगा फिर, क्योंकि ऑन पेपर वो एक नॉन मुस्लिम है अभी, तो जो भी वो राइट्स और रिचुअल्स उनके होंगे मज़हब के, वो किए जाएंगे। तो ऑन पेपर होने के लिए तो एंटी कन्वर्जन लॉ का हरगिज़ मतलब ही नहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता, बस एक रेगुलेशन है, आप उसका जो प्रोसेस है ड्यू फॉलो कर ले, इंशाल्लाह इस बात हो जाएगी। और किसी के जहन में इसी इशू से लेकर कोई सवाल है? जैसे भाई ने कहा कि जब आप गए थे तो पीआई के पास में गए थे आप, और जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में आपका काम नहीं होता, पीआई अगर कोई ऐसी हरकतें कर लेते हैं तो आप सीधे सीधे एसपी के पास में चले जाएंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही होना चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन से निकलें, अगर आपके पास में कोई लॉयर हैं, ऐसे कुछ लॉयर्स को अपने सर्कल में रखिए, और जैसे ही ऐसे कुछ होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही होना चाहिए कि आप जाएंगे एसपी के पास में और आप बताएंगे कि देखिए मैं लॉ ऑफ द लैंड के तहत मैं ये रिलीजन से ये रिलीजन को कन्वर्ट हुआ हूँ, और आप उनको बताइए जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किए हैं, और वहाँ से आपको सिक्योरिटी तक भी मिल सकती है। तो आप एसपी के पास में जाएंगे, अगर एसपी से कुछ नहीं हो सकता तब आप जाएंगे कोर्ट के लिए, जहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना है आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जैसे अस्सलाम। कैसेज के अंदर एक मामला ये होता है कि चारी तरफ से लोगों को जो मतलब मुसलमान लोग भी डरा देते हैं कि मतलब ऐसा हो जाएगा, इन लोगों से दूर रहो, और सारे मुसलमान भी उससे कन्नी काट लेते हैं और किसी तरीके से उसकी मदद नहीं की जाती।
इससे जो मतलब है ना, मतलब वो वापस मुर्तद हो जाने के दर पे आ जाता है, तो उस मामले में क्या करना चाहिए? I just like to add यस प्लीज। question. जैसे जिन स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है और जिनमें है, तो उनमें क्या फ़र्क है अगर वो चीज़ बाहर आ जाए? क्या वो आसान है उन स्टेट्स में कन्वर्ट होना? यकीनन आसान है, क्योंकि इसीलिए लोग जो है जो भी एमपी में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं या जहाँ भी लॉ है, वहाँ से वो दूसरे स्टेट में जाते हैं और फिर अपना सर्टिफिकेट वहाँ बनवाते हैं, लीगल कार्रवाई वहीं करवाते हैं और फिर वापस आते हैं। एक तो रेगुलेशन है जो फॉलो करना है, प्रोसेस है जो फॉलो करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कितना प्रैक्टिकल है ये, हाउ मेनी पीपल हैव रियली फॉलोड द रेगुलेशन, द प्रोसेस एंड हैव रियली गॉट द सर्टिफिकेट। तो ये वाई वो जो एक अनईजीनेस जो है रिवर्ट्स में या कन्वर्ट्स में इन स्टेट्स में, वो कैसे हम दूर कर सकते हैं? उसका फर्क क्या है दो जहाँ पर लॉ है और जहाँ नहीं है? अगर वो चीज़ सामने आएगी तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगी। नहीं यासीन साहब, एडवोकेट साहब, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही ये एप्लीकेशन, ये प्रैक्टिकल की जो बात अतहर भाई ने की, हमारे गुजरात में भी एक दो केसेस ऐसे देखने को मिले जो प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को देना है तो वो देने से पहले वो पेपर्स कहीं और भी पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद वो फोर्स और वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे इश्यूज़ में दावा सेंटर्स क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, फैज़ भाई ने जो बताया था कि ऑन पेपर कन्वर्जन को जब रिकॉर्ड पे लाना है, तो वो जो तरीका है वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो स्टेट्स में है वहाँ पे भी वो तरीका है, जो स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है वो स्टेट्स में भी वो तरीका है। क्योंकि आप जब इस्लाम कबूल करते हैं या कोई दूसरे मज़हब में आप तब्दील होते हैं, तो आपको उसका पब्लिकली आपको उसका अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि मैंने ये मज़हब को अपनाया है और मैं इस पर अब चलूँगा। बेसिकली उसमें एक दो चीज़ होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, चाहे वो ये स्टेट में हो या दूसरे स्टेट्स में हो। आपको एक एफिडेविट ये देना पड़ता है कि मैंने अपनी खुद की स्टडी पे, खुद के मुताले के ऊपर मैंने जो है सो इस्लाम को सही पाया है और ये मैंने नोटरी इस्लाम के को पास कबूल देना किया है। होगा, नोटरी के पास। जी हाँ, नोटरी के नोटरी पास आपको देना पड़ेगा और उसमें आपको अपना इस्लामी नाम भी तो चुनना है। फिर आपको अपना इस्लामी नाम चुनना है, इस्लामी नाम रखना है। रखने के बाद आपको, अगर जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है, आपको वहाँ के कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे हैदराबाद में तामीर मिल्लत है और भी दूसरे इदारे वक्फ बोर्ड है, आप वहाँ पर जाकर एक एफिडेविट पेश करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मेरा नाम ये मुझे चाहिए, तो वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट में आपको नया नाम आता है। लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम, एक और इशू ये होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वहाँ पे आपका नाम जो है सो फिर पुराना ही रह जाता है। तो वो नाम को चेंज करने के लिए फिर क्या करना है? तो सेम प्रोसीजर है जो एंटी कन्वर्जन लॉ के स्टेट्स में है और वहाँ पे आपको फिर कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, कलेक्टर के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैंने मेरा नाम ये रखा है और मैंने इस्लाम कबूल किया है, इसको चेंज करिए। फिर कलेक्टर एमआरओ को लिखता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में भी लगती है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वीआरओ वेरिफिकेशन होता है, एमआरओ जो है सो उसका फिर वापस वो चीज़ को कलेक्टर के पास भेजता है। उसके बाद एक गजेट नोटिफिकेशन में आपका नाम चेंज होकर आता है और आप उसी को हर जगह इस्तेमाल करते हैं। आपके पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, पैन कार्ड के लिए, सब जगह आपको यही इस्तेमाल में आएगा। आपको जो जियो रहेगा जिसमें आपका पुराना नाम और नया नाम दोनों कलेक्टर के एसेंट के साथ आएगा आपको। अतर भाई का जो क्वेश्चन था कि जहाँ रेगुलेशन है एंटी कन्वर्जन लॉ और जहाँ रेगुलेशन नहीं है वहाँ डिफरेंस क्या होता है, एडवोकेट यासीन ने उस पर रोशनी डाली। मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें उस ताल्लुक से बता दूँ। जहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ है वहाँ जो प्रोसेस है वो ये है कि आपका इंटेंशन है, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, कोई भी रिलीजन, क्योंकि कन्वर्जन लॉ की बात करें, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बनना चाहता है एक इंसान, कोई भी मज़हब को किसी मज़हब में तब्दील करना चाहता है। तो पहले ये कि वो जहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ है वो अथॉरिटी के पास जाएगा और वो जो भी रेगुलेशन है वो वहाँ सबमिट करेगा, वहाँ परमिशन लेगा जो भी है, या फिर इन्फॉर्मेशन नोटिस देंगे। सेकंड ये है कि वो अथॉरिटी के पास जाने के बाद अगर वो एक्सेप्ट होता है तो फिर एफिडेविट करेंगे और बाकी फिर गैजेट वगैरह होगा और पूरा रेगुलेशन पेपर वर्क वो होगा। जहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है वहाँ जो बेनिफिट होता है, फ़ायदा जो अथॉरिटी का क्वेश्चन था वो ये है पहला कि वहाँ होता ये है कि पहले हम लोग एफिडेविट करते हैं, समझ लीजिए जैसे महाराष्ट्र में तो एफिडेविट होता है फर्स्ट। सेकंड, एफिडेविट के बाद नोटरी करना पड़ता है, बस सिंपल, और नोटरी के बाद डायरेक्ट गैजेट होता है, वहाँ वेरिफिकेशन नहीं होता है महाराष्ट्र में, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन की वो आदमी को जरूरत नहीं। गैजेट में एक बार नाम आ जाए तो गैजेट में नाम आने के बाद डायरेक्ट वो गैजेट की जो कॉपी है उसमें चेंज ऑफ नेम एंड चेंज ऑफ रिलीजन दोनों आप चाहे तो एक ही एफिडेविट में करें या दो अलग अलग एफिडेविट करें कि चेंज ऑफ नेम मतलब नाम तब्दील किया एंड चेंज ऑफ रिलीजन मजहब बदला,
अगर गैजेट में आप डाल देते हैं तो आपके गैजेट की कॉपी मिलती है, फास्ट ट्रैक में डाले तो 15 डेज में मिलती है और स्लो ट्रैक पे डाले तो वो जो है 1 मंथ 900 रुपीज़ टू 700 उसकी फीस होती है। एक बार वो गैजेट कॉपी आ जाए तो आप फिर वो गैजेट कॉपी कॉलेज में भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बेनिफिट है। जो फर्क जो अथर भाई जानना चाह रहे थे कि जो स्टेट में एंटी करप्शन लॉ है तो वहाँ पूरी अथॉरिटीज़ के थ्रू आना है, और जहाँ नहीं है तो वहाँ सिर्फ एफिडेविट किया, नोटरी किया, गैजेट में नाम डाला और उसके बाद वो किया। इसमें एक चीज़ जो जनरली वो लोग ऐड करते वो ये है कि कोई लोकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जैसा नाम लिया आपने, एक हैदराबाद में ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि हाँ इसने इस्लाम कबूल किया और हमने एक्सेप्ट भी किया, वहाँ भी एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। वो कॉपी भी आप चाहे तो गैजेट में अटैच कर सकते हैं। तो एक जो सहूलत है, जैसा गुजरात और इंदौर के लोग कन्वर्जन के लिए चाहे किसी भी मज़हब में जाते हो, वो महाराष्ट्र क्यों आ रहे हैं, इतना सहूलत है कि एक एफिडेविट हो गया, नोटरी हुआ, गैजेट हुआ और मामला बहरहाल फिर खत्म हो जाता है। और रेगुलेशन जहाँ होता है वहाँ थोड़ा अथॉरिटी पूछताछ वगैरह उसमें वो चीज़ें होती हैं। क्लैरिफिकेशन करना था, जैसे ये एडवोकेट सर नाम ने दिया कि ऑल इंडिया मस्जिद तामीर मिल्लत है, तो वो कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि हमारे पास गुजरात में 3 से 4 ऐसे कन्वर्जन वहाँ से मतबनी का है उनकी तरफ से, और वो हम लोग ने जब उनकी तहकीकात की तो वो हमें पूरी फ्रॉड लगे। इसमें यह है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाने के लिए, जैसे हमारे गुजरात में कोई भी नहीं है, तो इस टाइप की लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? या फिर देखिए, जब आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, फैज़ भाई ने बताया है। एफिडेविट के साथ आपको कलमा पढ़ना पड़ता है। इस्लाम में आने की शर्त यह है कि आपको किसी के हाथ पे आपको कलमा पढ़ना पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होते हैं और जो अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और जो ये जो कन्वर्जन के जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका भी अलग से एक रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये मेंशन किया जाता है कि हम सर्टिफिकेट्स इशू करने के हमारे पास राइट्स हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जो है सो सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। यानी उनके बायलॉज में ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये होता है कि दावा सेंटर विल प्रोवाइड कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स टू दोज हु एक्सेप्ट इस्लाम, और उनको कलमा अपने हाथ पे पढ़ाते हैं। वो सर्टिफिकेट लेकर आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड जाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, कलेक्टर ऑफिस जाना है, वो उसके लिए होते हैं वो, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटीज के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन था वो असली है या नहीं है, मतलब फेक तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो एडवोकेट यासिन ने कहा, बस अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और उसके पास ये उसके बायलॉज में कि वैसा कर सकती है, तो हम लोग उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई वक्फ बोर्ड भी बहरहाल ये काम कर सकती है। जैसे बॉम्बे में अगर आप जुमा मस्जिद जाते हैं एफिडेविट लेकर, तो एक और शर्त आ जाती है सर्कमसिशन की। तो वो सर्कमसिशन हालांकि कंपलसरी तो नहीं है इस्लाम में, बट कई स्टेट्स में ऐसा है कि बिना सर्कमसिशन के सर्टिफिकेट के वो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। हर स्टेट का शायद हो सकता है अलग अलग हालात। नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह ये एडवोकेट साहब ने इसकी रहनुमाई की कि ये एनजीओ अपने बायलॉज में एनजीओ बनाए और वो अपने बायलॉज में ये ऐड कर दें, तो वो भी इसके हकदार है कि वो सर्टिफिकेट कोई भी इशू फिर कर सकता है जिसके बायलॉज में है। ये इसमें सर्कमसिशन का जो खतना का जो मसला बताया गया, एक्चुअली ऐसा कोई शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं, लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है ताकि ये जान ले कि वो अपने अज़्म में पक्का है या नहीं, पूरी तरह से अब कन्वर्ट होना चाह रहा है कि नहीं, और फिर असल कुर्बानी है तो इरादे का इजहार इस तरह से करे कि फिजिकली भी मतलब वो खतना करा ले। सामने वाले कोई लॉ के तहत तो ऐसी कोई चीज़ है, सामने वाले की नीयत जांच रहे हैं। तो हम एडवोकेट यासीन साहब से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ी रहनुमाई करें कि पेपर वर्क जो कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, दावती काम स्टार्ट करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो पेपर वर्क में किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? मैं समझता हूँ दावा सेंटर ये चीज़ों को नोट भी करें, सिर्फ सुन के ख़त्म ना करें। जो हम लोग दावा सेंटर चलाते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट से सिर्फ रहनुमाई जो पेपर वर्क की मिल रही है। देखिए मेरे भाई इस्माइल एडवोकेट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया है कि आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो उसी में आर्टिकल 25 के तहत आपको राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रीच जो है कौन से भी रिलीजन के लिए आपको उसमें राइट्स है। अब उसको रेगुलेट करने के लिए आपको मज़हब का जो है सो प्रचार कैसा करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए फिर एक अलग से एक्ट है। वो एक्ट है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो आता है, जैसा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट तेलंगाना हमारे पास हमारे स्टेट में है। तो अब जो इंडिविजुअल दावा करना चाह रहे हैं उनके लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं है। जो बिल्कुल अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने महल्ले में जो करना चाह रहे हैं उनके लिए सोसाइटीज़ एक्ट के तहत अपना दावा सेंटर रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और जो एक बेहतर अंदाज में जो दावा का काम करना चाह रहे हैं उनको ये चाहिए होगा कि वो
एक जगह का इंतखाब करें जो रजिस्टर्ड ऑफिस उनका रहेगा कि हमको इस जगह पे एक ऑफिस की स्पेस कोई ओनर प्रोवाइड कर रहा हो या आप किराए पे हासिल कर सकते हैं। हासिल कर कर आप वहाँ पर 3 आदमी कम से कम लगते हैं आपको एक सोसाइटीज के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है सेक्रेटरी, एक होता है ट्रेजरर। 3 लोग की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 3 लोग मिलकर आप एक सोसाइटी का नाम मुंतखब कर सकते हैं, जो भी हो आपका, जैसा फजर इंटरनेशनल है, जो भी फाउंडेशन है, आप ऐसा कुछ जो अल फजर है, ऐसे नाम से आप एक सोसाइटी का नाम मुंतखब करके उसकी जगह मुकर्रर कर कर उसका किरायानामा लगाकर आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के पास अप्रोच होंगे। अप्रोच होकर अपने एम्स और ऑब्जेक्ट्स विद आपके बायलॉस आप उसको बताएंगे कि हमारा ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, हमारा ये है कि हम रिलीजियस प्रीच करना चाह रहे हैं, हम इस्लाम का जो है सो प्रचार करना चाह रहे हैं। और आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, बायलॉस बताएंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रार होगा सोसाइटीज का, वो आपको रजिस्ट्रेशन करके एक सर्टिफिकेट देगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जैसा भाई का सवाल था कि कुछ सोसाइटीज हैं जो फेक हैं, तो आप सोसाइटीज के ऑफिस को जाकर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका नाम जो होगा, अगर आप वो चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है या फेक है। उसके बाद जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा होगा? आप एक ऑफिस कायम करेंगे, ऑफिस में आपका स्टाफ होगा और आप जो उसके लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे। आपका ऑफिस चलाने के लिए आपके सैलरीज हैं, ऑफिस का खर्चा, एक्सपेंडिचर है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अकाउंट्स पूरा मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको डोनेशंस क्या आ रहे हैं, आप डोनेशंस को आप कैसा रिसीव कर रहे हैं, आप कैश में रिसीव कर रहे हैं, थ्रू आप अकाउंट रिसीव कर रहे हैं, आप उसको हर चीज़ का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, क्योंकि ये एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, ये कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं आती है, इसको टैक्स में एग्जेम्पशन है। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से 12 AA सर्टिफिकेट अगर आप लेंगे तो आपको इनकम टैक्स से आपको एग्जेम्पशन है, आपको डोनेशंस के ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा और जो आपको डोनेशन दे रहा है उसको भी टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है 10%, कुछ है वो डिटेल्स में अगर आप गए तो पता चलेगा आपको। तो आपको अपने अकाउंट्स पूरे मेंटेन करना है, क्या पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, और उसके रिटर्न्स आपको फाइल करना है और ऑडिट करा के आपको रखना है। ये अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आकर तंग नहीं कर सकेगी कि आपका फंड्स यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, आप फंड्स कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को आ चुके हैं ऑलरेडी, आप वो चीज़ से बच जाएंगे। आप अपना अकाउंट्स क्लियर रखिए, अपना सालाना रिटर्न्स टाइम पर फाइल कीजिए। अब उसके बाद आता है आपको फील्ड पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं। फील्ड पे आपको जैसा दावा, आप जो स्ट्रीट दावा अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स थोड़े आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको उसके लिए करना है कि प्रॉपर पुलिस से परमिशन लें, पुलिस को नोटिफाई करें कि हम यहाँ पर ये दावा करना चाह रहे हैं, हम इतने लोग यहाँ पे ठहरेंगे, हम ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनको बताएं पुलिस को कि ये किताबें हैं हमारे, ये हम डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपको दूसरा इश्यूज ये आता है कि अगर आप कुछ बोल दें, गलत बोल दें, ये करें वो करें, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है कि इन्होंने हमारी जो है दिल आज़ारी की है, हमारे मज़हब के बारे में गलत बोल दिया है, तो आप एक उसूल ये बनाएं कि आप जब भी कुछ भी स्पीच दे रहे हैं, कुछ लेक्चर दे रहे हो, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें। चाहे वो बाहर दें स्पीच या चाहे आप अपने दावा सेंटर में दें, उसको आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके रखें। जब कभी भी कोई आपको एलिगेशन आता है कि आपने ये मज़हब के बारे में गलत कह दिया, वो मज़हब के बारे में गलत कह दिया, आप अपना वीडियो बताएं, रेफरेंस दें, तो आपको कोई सता नहीं सकेगा। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, आपको बेसिक कानून जान लेना चाहिए। बेसिक कानून क्या है? रिलीजियस जो प्रोविजन पिनल लॉ है, वो जो है सेक्शन 153A है, क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। आप वो चीज़ से बचें। सेक्टेरियन आपको जो है भड़काऊ कुछ भाषण देना नहीं चाहिए, दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे मज़हब के भगवानों के बारे में, उनके डाइटीज़ के बारे में आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। ये अगर आप बोलेंगे तो आपको 153A सेक्शन में आपको बुक किया जाएगा पुलिस की तरफ से। फिर 295A है, अगर आप किसी को जो है ठेस पहुंचाते हैं मज़हब के ताल्लुक से, किसी के भगवान के बारे में गलत बोल दिए, किसी के बारे में गलत बोले, तो आपको 295A सेक्शन लगेगा। फिर और 505 है, आप मजहबी जगह पर ठहर के, जैसा मस्जिद है, आपका दावा सेंटर है, फाउंडेशन है, आप कहीं पर ठहर के किसी की अगर दिल आज़ारी करेंगे तो आपको सेक्शन 505 लगेगा। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं और उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो आप जान लें कि भाई हमको क्या नहीं बोलना है। आप अपने मजहबी दायरे में रहकर कुरान और हदीस के हवाले देकर आप अपना दावत का काम करिए, आपको कोई एजेंसी नहीं सताएगी। उसके लिए आप पहले अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराएं, उसके अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करें,
और ये चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाएं कि हमको क्या नहीं बोलना है और क्या हमको किस चीज़ से बचना है, तो आपको कोई एजेंसी नहीं सताएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अतर भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, हमने लॉ के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन किया, अब थोड़ा सा मीडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। अतर भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आज का जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हम देख रहे हैं मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो मीडिया की इस्लाम में क्या अहमियत है? अगर शॉर्ट में आप कुछ बताना चाहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीडिया और इस्लाम या दावा और जर्नलिज़म या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीडिया का इस्तेमाल किया? उस ज़माने में क्या मीडिया अवेलेबल था? क्या उससे हम आज अखज़ कर सकते हैं कि जो भी मीडिया आज हमारे पास मौजूद है उसका हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं कि नहीं? यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी बेस्ट मीडिया अवेलेबल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तेमाल किया इस्लाम के प्रोपगेशन के लिए, इस्लाम को लोगों तक रीच आउट करने के लिए। जैसे कि जो बड़े बड़े बादशाह थे, किंग्स थे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स डिक्टेट किए बाकायदा, और लेटर्स डिक्टेट करने के बाद एक अपने सहाबा, जो भी सहाबा थे, एक एक लेटर उनको दिया कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम शाम चले जाओ, तुम इस पर्शिया चले जाओ, यमन चले जाओ, और अलग अलग जगह पर जो सहाबा थे उन्होंने जो बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, घोड़ा, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, और सहाबा की ज़िंदगी दाव पे लगाई कि इतना लंबा सफ़र घोड़े के ऊपर करना और फिर वहाँ पर लेटर पहुँचाना। तो लेटर्स को सेंड किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब उन्होंने लोगों को गैदर किया, उन्होंने आवाज़ लगाई, लोग गैदर हुए, उन्होंने कहा अगर मैं कहूँ कि कोई आर्मी तुमको जो है हमला कर रही है, या इस पहाड़ के पीछे से एक आर्मी आ रही है और हमला करने वाली है, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ तो तुम क्या मानोगे? उनके यकीनन आप जो हैं सादिक हैं, अल-अमीन हैं, और आपकी बात कौन नहीं मानेगा? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम की बात की कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, आइडल वर्शिप मत करो। तो ये सारी, यानी कि मीडिया का इस्तेमाल, लीडर्स को टारगेट करना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर्स को दावत पे भी बुलाया, दावत करी, उनकी खाने की दावत करी, क्योंकि अगर किसी के दिल तक पहुँचना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो है उसके पेट के ज़रिए अगर आप पहुँचेंगे, आपकी बीवियाँ अच्छे से जानती हैं, तो इस तरह से जो है पहुँचा जा सकता है। तो अगेन जो भी ज़राए अबलाग मौजूद थे उस ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी जो भी ज़राए अबलाग मौजूद हैं हमारे पास, हमें भी जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक सवाल इसी से रिलेटेड फ़ौरन आता है, मैं फैज़ भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी ये मीडिया के दौर है और हम देख रहे हैं तकरीबन 2014 से खासकर बहुत बर्निंग इश्यूज़ कहीं ना कहीं इस्लाम से रिलेटेड निकल के आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे पूरे इंडिया से आए हुए दुआत मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे हालात में मीडिया में कहीं ना कहीं आए दिन इस्लाम बहस में होता है, तो आप दाईज़ को इस मामले में क्या नसीहत करना चाहेंगे? क्या दाई इससे अपसेट हो या इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जिसमें हमें दावत का भी एग्जांपल मिलता है, जिससे हम फ़ौरन दावत भी दे दें ऐसे इश्यूज़ पर? इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपने जो सवाल किया उस पर जाने से पहले वैसे एक दो पॉइंट्स जो एडवोकेट यासीन ने जो बात कही थी उस ताल्लुक़ से खात्मा किया था। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग एक ट्रस्ट डालते हैं, और जनरली बहुत सारे लोग ट्रस्ट डालते हैं और सोसाइटीज़ डालते हैं, एक बड़ी अफसोस की बात है कि लीगैलिटी और पेपर वर्क और ऑडिट वगैरह कुछ नहीं होता। हम जब पहली बार ट्रस्ट को डालते हैं तो जब कोई अगर कुछ प्रॉब्लम होने का डर लगा तो 8-10 साल बाद पेपर ढूंढते कौन से मेंबर के पास पेपर पड़े हुए, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के बाद कहाँ पेपर रहते वो हमको भी नहीं पता होता है। हालात ये जहाँ तक ऑडिट का मामला है, और ऑडिट होना चाहिए, इसलिए कि आप जब कोई ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी या ट्रस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं, काम करते हैं, तो उसको ऑडिट गवर्नमेंट को सबमिट करना चाहिए, या चैरिटी कमिश्नर या जो भी अथॉरिटी आपके पास होती है। हम लोग उसके लिए भी तैयार नहीं होते। थर्ड चीज़ ये बात याद रखिए, अगर जैसा एडवोकेट यासिर ने बताया था 12A सर्टिफिकेट या 12AA सर्टिफिकेट आप नहीं लेते हैं आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी के लिए, तो प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि आपकी सोसाइटी जो है वो ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानी जाती है, AOP बोलते हैं उसको। और अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आपको ये टैक्सेबल है, और इसका टैक्स लॉट
जो आपके मेंबर्स होंगे उसमें जो हाईएस्ट टैक्स पेयर मेंबर होगा वो स्लॉट फ्लैट लगता है। फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में 7 मेंबर है और सबसे हाईएस्ट पेयर 30% वाला है, तो AOP को फ्लैट 30% टैक्स देना है जो भी उसने अर्न किया है। तो 12A सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूर चाहिए। तीसरी चीज़ मैं क्लियर ये करता हूँ कि अगर रिलीजियस ट्रस्ट या रिलीजियस सोसाइटी आप बनाते हैं तो ये बात याद रखिए, आपको 12A सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, ATG कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कि रिलीजियस ट्रस्ट या सोसाइटीज़ को ATG नहीं मिलता है। मतलब ATG क्या होता है कि अगर आपने 12A रजिस्ट्रेशन कराया फिर ATG कराया तो 12A में आपकी सोसाइटी को टैक्स नहीं देना है और ATG में टैक्स देने वाले को जो आपको डोनेशन देगा उसमें उसको रिबेट मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है। तो रिलीजियस ट्रस्ट को, प्राइवेट ट्रस्ट को और रिलीजियस सोसाइटीज़ को ATG नहीं मिलेंगे। ये बात फिर आप जहन में रखिए अगर आप रिलीजियस तरीके पे काम करना चाहते हैं। इसी तरह एक आखिरी बात इसमें ऐड कर दूं, चूंकि रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, रजिस्ट्रेशन में आप सेक्शन 8 के तहत कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है आप कंपनी भी डाल सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी भी हो सकती है, मतलब सिर्फ ट्रस्ट और सोसाइटी काम नहीं कर सकते, आपका दावा सेंटर कंपनी भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ अतर भाई इसको बेहतर जानते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बहरहाल उसमें डालें, सेक्शन 8 कंपनी, पहले का जो लॉ था 2012 से पहले वो सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे, अभी नए लॉ के तहत सेक्शन 8 कंपनी। तो ये कंपनी भी चैरिटी कर सकती है। एक बात और बता दूं, सबसे जेन्युइन NGO जिसको गवर्नमेंट और इंटरनेशनली मान्यता मिलती है वो होती है सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है और इस पर पूरे सेंट्रल लॉज होते हैं। इसको डोनेशन फंडिंग बहुत आसानी से होती है बनिस्बत ट्रस्ट और सोसाइटी के, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटी के हर स्टेट के अपने लॉज हैं। ये ट्रस्ट का तो हर स्टेट का नहीं बनता, उसका कोई नेशनल लॉ ही नहीं है, सोसाइटीज़ का तो कम से कम है। तो ये बात आप बहरहाल अपने जहन में रखें। जहाँ तक मोइन ने जो ये क्वेश्चन किया दावा, जो आज जो इश्यूज़ है, बर्निंग इशू इस्लाम के बारे में जो मीडिया में फैलाए जाते हैं और उसमें हम कैसे करें, तो मैं इस चीज़ को याद रखिए एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, मतलब एक बहुत अच्छा जिसको कहते हैं मौका मानता हूँ कि आज जो कुछ बातें देखिए इस्लाम के बारे में कही जा रही है या जो कुछ इश्यूज उठ रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो जो हाल में अभी भी बर्निंग इशू है, वुमेंस राइट, औरतों के अधिकार हुकूक का मामला हो, या हलाले का इशू जो बहरहाल अभी चला था उसका मामला हो, या और कोई भी इशू हो, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे तैयार हो, मतलब ऐसे दुआत हो जो मीडिया जानते हो, मीडिया में कैसी बात करना वो जानते हो, वो लोग इसको इनकैश करें। मतलब देखिए, मैं आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग किसी आलिम में किसी शख्सियत की कर रहे हैं, फैलाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये इसको लोगों तक पहुँचे, लेकिन ये जो प्राइम टाइम का डिबेट होता है शायद 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का, हार्डली 25 मिनट्स, चूँकि एड्स ज़्यादा लेते हो डिबेट्स के अंदर, तो 25 या 23 मिनट्स का डिबेट होता है। 23 मिनट्स में लाखों और करोड़ों की ऑडियंस सिर्फ इंतज़ार करती है कि अब प्रवक्ता या जो ये लोग आएंगे वो क्या बोलने वाले हैं, और वो सुनने को रेडी है। और वहाँ अगर ऐसा कोई शख्स है जो वाकई में इस्लाम को समझता हो और उसको सही मानों में रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं समझता हूँ आपके चंद जुमले करोड़ों लोगों तक दावत पहुँचा सकते हैं, जिस दावत के लिए हम पता नहीं कितने मीडियम यूज़ कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च करें पहुँचाने को, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ दुआत ऐसे तैयार हो और जो मीडिया में बात करने वाले हो, और इंशाल्लाह अगर वो जाके करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मौका है एक क्लेरिफिकेशन बहरहाल देने का। लेकिन इसमें एक जो मसला हम जो फील कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जाकर बैठ गए हैं मीडिया में जो उसके अहल नहीं हैं, और फिर वो सारे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बयान दे देते हैं, तो कोई लड़ ले रहा है तो कोई गाली दे दे रहा है, तो मतलब आप समझ हाथापाई हो जा रही है। तो वो बोल रहे देखो इनका डाइट इनको ऐसा मजबूर करता, क्योंकि अब हम तो पहले से बोल रहे कि जो मांसाहार करते तो इससे प्रॉब्लम होती है। अब आप देख लो एग्जांपल, इन्होंने लड़ लिया, इन्होंने गाली दे दी, इन्होंने फलां किया। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि सही लोग वहाँ जाए और इस्लाम को रिप्रेजेंट करें। मिसकंसेप्शन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है बगैर पैसा खर्च किए और लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। यासिर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जैसे कि अथर भाई ने बताया कि उस वक्त जो सबसे बेस्ट मीडिया था तो वो था कि लेटर के ज़रिए से आप कुछ लिख दें और उस लेटर को जो है वो आप पहुंचा दें कलम के ज़रिए से। और जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन था, घोड़ा उस वक्त सबसे तेज़ ट्रांसपोर्टेशन में आता था, तो उसका इस्तेमाल हुआ। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ लिखना नहीं बल्कि आप किसी चीज़ को उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आप मीडिया का इस्तेमाल आज की डेट में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम देख सकते हैं कि हज़रत बिलाल जिस तरह से काबा के ऊपर चढ़कर अजान देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो आवाज़ पहुंच सके और क्लियर से क्लियर वो लोग ये समझ सकें, आज उस तरह से अगर देखा जाए तो मीडिया उस किरदार को निभा सकता है। अगर आप ये समझें कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर बात पहुंचाना चाहते हैं कम से कम वक्त में,
आपकी जो बात है वो साफ हो, क्लियर हो, लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके, तो उसमें आप मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे या हज के मौके पर ऊंटनी या ऊंट के ऊपर जो है वो बैठकर वहां से खिताब करते थे लोगों से, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। तो एक मीडिया है, जिस तरह से आप मीडियम इसको इस्तेमाल करें, आज वो मीडियम जो है वो चेंज हो चुका है और ज्यादा एडवांस हो चुका है और ज्यादा ये जो है अपडेट हो चुका है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज की, जिस तरह से फैज भाई ने बताया कि टीवी डिबेट्स में वो जाए जो अहल है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है हकीकत की हमारी क्या है, हमारी इस्तात क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। अगर दावा पे बुला रहे हैं तो हमारा दावा के अंदर उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो हमारा पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है या उसे नॉलेज कहें, वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन सिर्फ चूंकि बोलना आता है और चाहते हैं कि कैमरा के ऊपर आ जाएं या किसी तरह से लोगों के सामने आ जाएं, तो सिर्फ इस वजह से जाएं, तो इस्लाम जो सही तौर पे रिप्रेजेंट होना चाहिए था, वो एक तरीके से उसकी जो इमेज है वो गलत तरीके से लोगों के सामने जा रही है। तो आप फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो लोग अहल हैं, जो लोग इसमें एक्सपीरियंस हैं, जिनका तजुर्बा ज्यादा है, उन लोगों से मशवरा करें तो जाके कदम उठाएं। या आमिर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे क्विकली? वी डोंट हैव टाइम, क्विकली कुछ ऐड करना चाहेंगे? दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। मोहतरम अतहर खान साहब ने और एडवोकेट फैसल सईद साहब ने वजह फरमाया और इस भाई ने भी बेहतर फरमाया। दो चीज़ें अहम मैं ऐड करना चाहूँगा जो हमारे ख़तीब हजरात उलमा भूल चुके हैं। जो मुसलसल मीडिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे वो मस्जिद थी। जिस मस्जिद से हम आज काम नहीं लेते हैं, जिस मस्जिद को हमने नमाज तक महदूद रखा है या मखसूस दर्स तक महदूद रखा है। दूसरा मीडियम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे वो खुतबा जुमा हुआ करता था। खुतबा जुमा जो है वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए उम्मत को उस खुतबे के अंदर हल पेश किया जाता था। जो उम्मत के दरपेश मसाइल थे, जो हालात हुआ करते थे, उनका हल खुतबा जुमा में पेश किया जाता था। लेकिन अफसोस के साथ हमने इस जो है ना इस तरीके को छोड़ दिया है। राइट। एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा उछल के जो आता है, मैं एडवोकेट के पैनल से ये सवाल लेना चाहूँगा। मीडिया में खासकर दाई लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सवाल खासकर दाइयों के जहन में भी आता है कि भाई ये हुकूमत आई है जब से, और उसके बाद एक जो मीडिया के ज़रिए भी हवा कुछ बनाने की इस तरह कोशिश की जा रही है कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज कर दिया जाएगा। तो इसमें कितनी रियलिटी है, कितना मिथ है, ये दुआत को आप ज़रा बताएं। देखिए, आप जो अफवाहें हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको हकीकत जाननी पड़ती है। आप हकीकत पहले ये समझिए कि हिंदुस्तान काम कैसा करता है, हाउ इंडियन स्टेट वर्क्स। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन स्टेट को जिसको बर्थ दिया था, तो उसने ये हुकूमत को 3 हिस्सों में तब्दील किया। एक एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये लोग जो हुकूमत चलाते हैं। लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली जो कानून बनाते हैं। जुडिशरी जो होती है, जो कानून जो बनते हैं वो रेगुलेट करती है कि ये कानून दस्तूर के हिसाब से है या नहीं। जो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि एक जो पार्ट है गवर्नमेंट का, ये ना करे कि कोई इलीगल काम ना करे, तो दूसरा पार्ट उसको चेक करता है। ये सिस्टम पहले समझने की ज़रूरत है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर से एंटी कन्वर्शन लॉ की तरफ जाता हूँ, ताकि समझने में आसानी होगी कि हिंदुस्तान का दस्तूर बदलेगा नहीं बदलेगा। जब ओडिशा ने पहली दफ़ा जो 1962 में एंटी कन्वर्शन लॉ लेकर आया था, उसके 5 साल बाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया लॉ को, ये कहते हुए कि वायलेट्स आर्टिकल 25, इट्स अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है। इंडिविजुअल सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रोपोगेट हिज रिलीजन। उसके बेसिस पे एंटी कन्वर्शन लॉ ओडिशा का जो था वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर उसको मार के फेंक दिया गया था। उसके बाद फिर 1977 में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का एंटी कन्वर्शन लॉ चैलेंज हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपहेल्ड इट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एंटी कन्वर्शन लॉ यहाँ का कहा कि नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े सेफगार्ड्स रहने चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो गए। ओडिशा का हाई कोर्ट एक चीज़ कह रहा था, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट एक चीज़ कह रहा था। तो ये वापस सुप्रीम कोर्ट गया। यहाँ के रेवरेंड थे सेल्वेस्टियन, उन्होंने 1977 में चैलेंज किया था। तो उसमें जजमेंट आया कि इसमें अगर पब्लिक ऑर्डर रेगुलेट हो रहा है और एक कोर्शन को चेक करने के लिए हो रहा है, तो एंटी कन्वर्शन लॉ कैन स्टे। उसमें सेफगार्ड्स रहने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सेफगार्ड सेट किए। ओनली व्हेन फोर्स इज यूज्ड, कोर्शन इज यूज्ड, उसमें कुछ गिफ्ट वगैरह
कुछ इन काइंड आप कुछ देकर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तभी एंटी कन्वर्शन लॉ विल बी इन फोर्स, बाकी दूसरे चीजों में नहीं आएगा। तो उसको भी चेक किया गया है। तब आप एंटी कन्वर्शन लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के दायरे में आएगा तभी वो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे कहा है कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हिंदुस्तान को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन बनाया है, इट्स अ प्रियम्बल, वो कभी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कभी छेड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की सबसे लार्जेस्ट बेंच ने डिसाइड किया है। उसके हिसाब से हिंदुस्तान के आइन जो हिंदुस्तान को एक सेक्युलर मुल्क बनाता है, जो इसमें दस्तूर को बदलने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो ही केस के बाद एक केस हुआ था केरला के अंदर ही, वहाँ पे ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चीज़ों को इसमें गौर किया गया था। वो जेहोवा विटनेसेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें ये वहाँ पे जेहोवा विटनेसेस एक तबका था क्रिश्चियंस का, वो लोग प्रेयर मीटिंग में वो लोग हाथ नहीं जोड़ रहे थे, तो उसकी बिना पर उन्हें स्कूल से बेदखल कर दिया गया था। वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये आर्टिकल 25 को वायलेट करता है, क्योंकि हाथ जोड़ना किसी के सामने मेरे रिलीजन को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के हक में फैसला दिया कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कोई उसके मजहब की चीज़ को छोड़ने के लिए, उसका मजहब बदलती है, चाहे वो कितनी छोटी सी चीज़ ना हो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इतनी आसान बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देना। यहाँ पे जो कानून जो चल रहा है, सेक्युलर मुल्क है जो है, डेमोक्रेटिक नेशन जो है, वोटिंग राइट्स हैं, ये छीन लिए जाना, ये इतनी आसान बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीज़ों पे पहले से डिसाइड कर चुकी है। राइट, लेकिन इसमें बेसिक सवाल जो दाई के जहन में होता है वो ये है कि एक तरफ आपने ये जो कुछ भी कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने जजमेंट्स दिए वो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके लिए। यहाँ बात एक प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही, जैसे आपने पहले कहा कि जो एग्जीक्यूशन बॉडी होती है, जो पार्लियामेंट्स होते हैं, वो लोग कानून बनाते हैं। तो क्या वो लोगों के अंदर इतनी ताकत कब और कैसे आ सकती है कि वो लोग तय करें कि, या फिर ये मुमकिन ही नहीं है? जी, अब जैसे कहा ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके अंडर सारे कानून बनने हैं, उसके हिसाब से ही बनने हैं। अगर नहीं बनेगा, अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है जो इलीगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक दिए गए हैं वो उसको वायलेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट फौरन उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। जैसे आपके सामने मिसाल है आईटी एक्ट का 66 से, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आधार है यूआईडीए का लेजिस्लेशन था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। जो लॉज जो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो स्टैंड नहीं कर सकते जुडिशियल स्क्रूटनी। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट पास करता है उस पर वो नज़र रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक वॉचडॉग है, जुडिशरी एक वॉचडॉग होती है। जो लेजिस्लेशंस बनते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, उसके खिलाफ जा रहे हैं तो फौरी उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 368 है जिसमें पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो अमेंडमेंट्स ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपने जितने भी आर्टिकल्स की बात की, तो क्या पार्लियामेंट को ये हक नहीं कि ये वाले आर्टिकल्स को अमेंड करके कुछ चेंज कर दिया जा सके? ऐसा कुछ मुमकिन है ये लोगों के इसमें? जैसे आपने पहले जिक्र किया था, आपने 368 का जिक्र किया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ की आपने। केशव नंद भारती का जो उन्होंने केस बताया था, उसमें डिफाइन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं, क्या चीज़ें हरगिज बदली नहीं जा सकती हैं। तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइन करता है इंडिया को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो रिजिड पार्ट है, वो कभी बदला नहीं जा सकता। तो दाइयों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा होता है, अगर अभी पिछले 15 मिनट 20 मिनट में जो डिस्कशन हुआ उसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो हम लेंगे, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि इतना हमने अभी डिस्कस किया और वकील साहब से जो मालूमात हमने हासिल की, तो उसमें यह तय हुआ कि ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है कि ये तब्दील कर दिया जाएगा, दरअसल एक जहन में फियर साइकोसिस बिठाने के अलावा और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा है जिसके ज़रिए इंसान को जहनी तौर पे एक इस तरह के खौफ के अंदर डाला जाए। किसी के जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड? क्विकली 1 और 2 सवाल लेंगे हम। जी, मेरा सवाल है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें सेक्युलर वर्ड को अमेंड करके डाला गया था आफ्टर अमेंडमेंट, सो कैन इट बी रिमूव्ड बाय अमेंडमेंट? अमेंड करके इसको रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इट वाज नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ज़रूर 1974 में अमेंडमेंट करके लाया गया था,
लेकिन आप ये सोचिए कि जो आर्टिकल्स वगैरह जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करते हैं, बाज़ ऑफ सेक्युलर वर्ड नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल सेक्युलर था, पहले से ही सेक्युलर था, जिसमें आपको राइट्स जो गारंटी किए गए थे, राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोफेस अ रिलीजन। लेकिन बाद में स्पेसिफिक वर्ड ऐड किया गया। वर्ड के अल्फाज का होना नहीं होना वो मायने नहीं रखता, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो बदल सकता है नहीं बदल सकता है, वो मायने रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर नहीं बदल सकता, इतना तय है जी। हाँ, मैं वही कंटिन्यू करना चाह रहा था इसके अंदर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना पेचीदा बनाया गया है। जैसे आपने एक आर्टिकल को कोट किया, अगर वो आर्टिकल अगर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा आर्टिकल आएगा वो उसको बचाने के लिए कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट को कोई राइट दिए गए कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो कोई दूसरा आर्टिकल आएगा कि नहीं ये कमेटी से आपको पास करना पड़ेगा, आपके ये लिमिटेड है। जिस अंदाज में आपने कहा कि सेक्युलर वर्ड डाल दिया गया, सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डालना आसान था बहुत, इतनी अमेंडमेंट्स करके डालना था, लेकिन ये सेक्युलर वर्ड को अभी रिमूव करने जाएंगे तो आपको उससे भी बहुत सारे ओके इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अतर भाई आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप कई मरतबा टीवी डिबेट्स और ये सारी चीज़ों में भी गए हैं, तो क्या होता है टीवी स्टूडियो का माहौल और किस तरह लोग अप्रोच करते हैं, और एक दाई को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किन चीज़ों का टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने में ख्याल रखना चाहिए? शायद एक सवाल और है, वो लेकर हम शायद अतर भाई की तरफ रुजू हो सकते हैं। एक सवाल और है जी, इंतजार कर रहे थे। यस वही अर्ज कर रहा था कि अभी यहाँ पर मीडिया की बात चल रही थी, तो मोहतरम जो तशरीफ फरमा है कुर्सी पर, उन्होंने कहा था कि मीडिया हमारे लिए बेहतर है क्योंकि हम कम लोगों को कम वक्त के अंदर ज़्यादा लोगों को तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ अभी जो आप फरमा रहे हैं मीडिया के ताल्लुक से, तो मीडिया जो थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक दूसरा मीडिया जो तो प्रिंट मीडिया। अब मामला ये है कि मीडिया जो अखबारात के अंदर हमें खबरें देता है वो, या जो है तो हमें जो रेडियो पर या टीवी वगैरह पर जो खबरें मिलती हैं, तो इस मीडिया में और उस मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पर हमारे दाई जो बैठे हुए हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि मीडिया कौन सा, किस मीडिया से बात करें हम, हमें यही मालूम नहीं है। अब अगर दाई को यही मालूम नहीं है कि वो जो प्रिंट मीडिया की बात कर रहा है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा है, या जो तो अपनी दावत को रखने के लिए, अपनी दावत को फैलाने के लिए मीडिया की बात कर रहा है, कौन सा मीडिया है बताते हैं आप प्लीज़। दरअसल हम यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं टीवी डिबेट्स के ऊपर, और मेरा सवाल अतर भाई आपसे ही है, प्लीज़ गो अहेड विद द आंसर। भाई ने सवाल किया है कि कौन सा मीडिया, किस मीडिया की बात कर रहे हैं आप। तो मीडिया जो है इसमें जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं, ब्रॉडकास्ट के अंदर टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, सोशल मीडिया भी आजकल फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारा कोई मीडिया ऐसा जो ऑथेंटिक, जैसे हम कहते हैं जेन्युइन मीडिया जैसे हम कहते हैं, उनकी बहुत कमी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ अखबारात भी ऐसे हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि उनको पीछे से बैक सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि वो जेन्युइन मीडिया बनने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक एक दाई का सवाल है कि उसे क्या करना चाहिए, यकीनन हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो टीवी पर मिले, हमें स्टूडियो में मिले, लिखना, आज तो मतलब ऐसा हो गया कि हर इंडिविजुअल जो है इंसान, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था हज्जतुल विदा में, जो सबसे बेहतरीन मीडिया जिसको मैं कहता हूँ कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, दोज हु आर प्रेजेंट, वो जाकर उनको बता दें जो एब्सेंट हैं। तो हम मुसलमान जो 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं, सबसे पहले तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं, मीडिया हमारा एंटी है, मीडिया हमारे खिलाफ है, हमारे पास मीडिया नहीं है, लेकिन आप तो खुद एक चलते फिरते मीडिया हैं। हम खुद अपने आप में अपने आप को ये समझे कि हम एडवर्टाइजर्स हैं इस्लाम के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जानने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्रेडिबिलिटी थी वो ये थी कि वो सादिक के नाम से जाने जाते थे। बिफोर यू केम टू बी नोन एज अ रसूल, ही वॉज नोन एज अ सादिक। इससे पहले कि उनको अन-नबी कहा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोसाइटी में, माशरे में अल-अमीन के नाम से जाना जाता था, यानी अमानतदार शख्स। तो अगर आज 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं, मीडिया को हम ब्लेम करेंगे, मीडिया ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल? तो ये जो दाई का जो सवाल इन्होंने किया, यकीनन हर इंसान, हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि मीडिया अगर इतना एफर्ट लगा रहा है इस्लाम की छवि बिगाड़ने में,
तो मैं अपने कितने एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसको सुधारने में, व्हाट एम आई डूइंग एज एन इंडिविजुअल। तो अगर 1.5 बिलियन मुस्लिम शुरू हो जाए दावत का काम करना, कोई भी मीडिया फेल हो जाएगा, सारे का सारा मीडिया फेल हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जो है वैसी क्रेडिबिलिटी हमारी सोसाइटी में एस्टैब्लिश नहीं है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एस्टैब्लिश। यानी कि as-सादिक अल-अमीन के नाम से अगर हर मुसलमान जाना जाए और फिर वो अल्लाह के बारे में अपना मुंह खोले, फिर वो बोले कि देखो इस्लाम जो है वो हक है, तो सामने वाला आपकी बात को वजन भी देगा। स्टूडियो डिबेट्स की जो बात हो रही है, टीवी पर जाने की बात हो रही है, मुइन ने कहा कि आप कई बार जा चुके हैं, मैं सिर्फ 2 बार गया हूँ। अच्छा जी, 2 बार गया तो कई बार हूँ। ये तो इंग्लिश चैनल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल तो 2-4 चैनल और थे, इस पे गया था। वो इशू था और रोहिंग्या के इशू, 2 इशू के अलावा मैं नहीं गया। क्या होता है वहां पर, ये तो खैर सभी जानते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ फिश मार्केट। बिहाइंड द सीन की, बिहाइंड द सीन मुझे कुछ दिखता नहीं सामने, सिर्फ एक कैमरा होता है जिससे सिर्फ आवाजें आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा मुश्किल होता है बीच में से कुछ बोलना, कुछ जो है अपनी बात कहना। ऐसा नहीं कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन लगा हुआ है और बहुत मैं भी देखता जा रहा हूँ, जिस तरह से ऑडियंस दिखती है, ऐसा जो बोलने वाले हैं उनको दिखता नहीं, उन्हें सिर्फ आवाज आती है कान में और फिर उन्हें बोलना पड़ता है। तो यकीनन हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया में जाए और बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, हम देख सकते हैं कि खालिद बिन वलीद अहादीस कलेक्ट करने में उनका नाम नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है तो वो एज अ कमांडर, एज अ जंगजू जो है वो फेमस नहीं है उसमें। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अहादीस कलेक्शन करने में वो माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह, और खालिद बिन वलीद एज अ कमांडर रज़ी अल्लाह अन्हु वो उसमें माहिर थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको वहाँ आगे किया। तो हर इंसान जो है अपनी अपनी सलाहियत देखे कि वो वहाँ पे जा सकता है कि नहीं। मुझे उसके अलावा कई बार इन्विटेशंस आई। इसी तरह रोहिंग्या के इशू में मुझे कई बार मैंने चैनल्स पे देखा, मुझे लगा कि हाँ ये कुछ बातें मेरे पास ऐसी हैं, अगर मैं शेयर करूँगा जाकर इस इशू के बारे में तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन उसके अलावा मुझे कई इश्यूज़ पर फ़ोन्स आए, कई इश्यूज़ पर इन्विटेशंस आए कि आप तलाक के मसले पे आके बोलिए, आप फला मसले पे आके बोलिए, आप दलितों पे बोलिए आकर, आप साबरीमाला टेम्पल पे बोलिए आकर। तो सिर्फ बोलना ही दावत नहीं है, कई बार खामोश रहना भी दावत होती है। तो इंसान जो है जहाँ पर उसके बोलने से नुकसान होगा या उससे इतना इल्म नहीं है, उससे बोलने से कुछ फायदा इतना होने नहीं वाला, तो आप खामोश रह के भी, ये भी एक दावत एक तरह से। तो कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना ये भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर इशू पे बोलना चाहते हैं, उनके पास हर इशू के ऊपर मतलब मैटर मवाद मौजूद है माशाल्लाह। तो ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनसे जो है सही और हक बात ही निकलवाए इंशाल्लाह। लेकिन हर इंसान हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकता। आपको अपनी खुद की सलाहियत का पता होना चाहिए और आपको मशवरा भी करना चाहिए उलमा से, और जो दुआत सीनियर दुआत मौजूद हैं उनसे भी, कि अब मैं इस इशू पर जाऊं या नहीं जाऊं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो यकीनन उनसे आप एक 10 मिनट की 5 मिनट की ट्रेनिंग हासिल करें, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। मीडिया में जाने से पहले इन्विटेशन आता है, 2-3 घंटे बाद आपको जो है अपीयर होना पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स हैं। देखिए अतर भाई ने 3 बातें खास बड़ी कही कि देखिए हर इंसान का काम नहीं है, लेकिन बहुत एहतियात भी ज़रूरी है और कई मरतबा खामोश रहना भी दावत है। तो इसमें यानी हर सब्जेक्ट में हम ज़रूरी नहीं है कि महारत रखते हो बोलें। फैज़ भाई आप इसमें कुछ ये सवाल में ऐड करना चाहेंगे? बस ये सवाल में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी शख्स मीडिया में जा रहा है वो इस बात का, बाकी चीज़ें डिस्कस होगी इसलिए मैं वो पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, वो ये बात याद रखिए कि वो उम्मत मुस्लिमा की तरफ से नुमाइंदा बन के जा रहा है। वहाँ जाके वो अपने मसलक और अपनी जमात की नुमाइंदगी ना कर ले। जैसा कि एक मसला है ट्रिपल तलाक, अब हमें तो नहीं है, अब क्या करना है कर लो। फिर ये डिबेट आप समझ रहे ना, मसला उम्मत का है, तो मैं अपनी जमात या अपने मसलक या जिस मसले को मैं राजे समझता हूँ मैं वो चीज़ लेकर बैठूंगा, तो फिर आप समझ रहे उम्मत में फिर एक तफर्रुका डालने वाला एक नया आदमी आके बैठ जाएगा कि इन्होंने आके बोल दिया कि हमारे पास तो 3 का मसला ही नहीं, वो एक ही होती, तो अब ये ट्रिपल तलाक जो आपको करना है कर लो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम मीडिया में जा रहे हैं तो उम्मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक फ़र्द, हाँ शख्सी तौर से फ़र्दी तौर से मेरा एक मसलक होगा, मेरी एक जमात होंगी और मेरा एक मसले में मैं कुछ राजे समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये है, लेकिन जब मैं उम्मत को रिप्रेजेंट करूँगा ना, तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना कि तमाम लोगों को लेकर आपको रिप्रेजेंट करना, जिसके लिए आपको रिलीजियस नॉलेज के साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं। जैसा कभी होता है पानी के इशू पे बात कर रहे हैं, अब एक आदमी जिसके घर में कुआं था या ज़िंदगी में नल पे खड़ा भी नहीं हो पानी भरने के लिए, उसको आपने बिठा दिया, आइए पानी का मसला क्या है, उसको
पानी का मसला ही नहीं, ज़िंदगी में ना वो नल में खड़ा हुआ खड़े और ना लाइन में लगा कि पानी कितनी तकलीफ से मिलता है। या फिर एक आदमी को आपने बुला लिया माशाल्लाह वेस्ट बंगाल से, जहाँ पानी के नल को चेकनट ही नहीं होता, पानी बहते ही रहता है, इतना ज़्यादा पानी है, और उसको वो बोलेंगे मैं क्या बोलूँ इससे पानी के मसले में, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है उनके इलाके में। अब आपको एक ऐसी जगह से इंसान को बुलाना पड़ेगा जहाँ पानी कम आता है, वो बोलेगा फिर पानी कितना मसला होता है, लाइन में कैसे लगना होता है। तो ये चीज़ आप कोई भी अगर ऐसा हो जो बात को हमारी मीडिया के थ्रू भी सुनेगा, ये बात याद रखिए कि एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जाइए, इंडिविजुअल अपनी जमाती मसलक को रिप्रेजेंट मत कीजिए, हालांकि होगा आपका कुछ ना कुछ, रिप्रेजेंट उसको नहीं करना। जी यासिर, आप कुछ ऐड करना है? जैसे कि अथर भाई ने बताया कि टीवी चैनल्स हमारे पास में कितने हैं, अगर चैनल्स की अगर बात करी जाए तो यकीनन बड़ी अफसोस की बात है कि 50 से ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन हमारा मीडिया के अंदर या चैनल्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है। तो अगर इस चीज़ को अगर देखते हुए अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो यकीनन कुछ ना कुछ तो वो रोल अदा कर रहा है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से अपील है कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, आप उसको दावा के लिए इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 294 मिलियंस इंडिया के जो यूजर्स हैं फेसबुक पर हैं, 294। हमारा काम क्या है कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर लोग आ रहे हों, प्लेटफॉर्म मिले हमें कि हम दावत दे सकें उन लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली, आसानी से और बिना ज्यादा, बल्कि पैसे की बात करें तो आज कुछ भी नहीं है, आप 200-300 रुपए खर्च करेंगे, 3-4 महीने का आपका रिचार्ज हो जाता है। और अगर इल्म की बात करें तो जहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि अगर तुम्हें एक आयत का भी इल्म है तो उसको पहुंचा दो। तो अगर आपको एक आयत भी मालूम है तो आप सोशल मीडिया पे लिखिए, अपनी रीचिंग को बढ़ाइए। किस तरह से रीचिंग बढ़ाना है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप करिए ताकि आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम से जोड़ सकें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। मैं इससे सोशल मीडिया से एक बात याद आई मुझे, मैं सभी दुआत से कहना चाहूँगा कि आज का इवेंट जो हमारा सुबह से हो रहा है, सुबह से हम एक हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, दाई दाई भाई भाई। तो आप लोग भी इस इवेंट से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, कहीं पे भी, तो ये हैशटैग का भी यूज़ करें। आमिर भाई आप कुछ कह रहे थे? जी, देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मीडिया पर अटैक किया, वेस्टर्न मीडिया या कोई भी मीडिया जो हमारे मुखालिफ है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या करते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, एक रिपोर्ट के तहत हमारे पास अभी 600 डेली न्यूज़पेपर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मुस्लिम ओनर्स के हैं वो निकलते हैं। और फिर अगर हम वीकली देखें, हमारे पास इस वक्त 1500 वीकली मैगजीन्स निकलते हैं, चाहे उसको न्यूज़ मैगजीन बताए आप या व्यू मैगजीन बताए। इसी तरह 1200 हमारे पास इस वक्त जो है मंथली न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ मैगजीन्स निकलते हैं, और 500 जो है मिसलेनियस न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, चाहे वो बाई मंथली है या फोर्टनाइटली है, इस तरह। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस ख्वाब गफलत में सोए हैं। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें खुद काम करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से इंशाल्लाह मैं बात करूंगा आगे अगर मौका मिला तो। ये अकबर भाई, और एक चीज़ पर मैं हमारे एडवोकेट्स दोस्तों की तवज्जो चाहूँगा। ये एजेंसीज जो हैं, ज़्यादातर आम शहरी, एक आम आदमी सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से ही वाकिफ़ होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर में होते हैं, वर्दी पहने होते हैं। और दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो होती हैं, उनका नाम आने से कुछ लोग घबरा जाते हैं। एक वजह ये होती है कि उनका ज़्यादातर उनकी वक्फियत नहीं होने की वजह से उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो क्या आप इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि ये जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे हादिया का केस का आपने एडवोकेट इस्माइल खान साहब ने रेफरेंस दिया कि NIA को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया गया था, तो इसी तरह जैसे दूसरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, इनका क्या रोल होता है और इनको कब एक्टिवेट किया जाता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी चाहूँगा आपसे। जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट में आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में और सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये
आप जैसे देखे जाए सेंट्रलाइज एजेंसीज भी होती हैं पुलिस की और स्टेट एजेंसीज भी होती हैं। तो स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अलग हैं, सेंटर की बहुत अलग होती हैं। जैसे स्टेट में आप देखते हैं लो रैंक से स्टार्ट करें तो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी तक जाता है। वहाँ से फिर जो रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है वो आईपीएस ऑफिसर्स की होती है, वो सेंट्रल रिक्रूटमेंट से होकर आते हैं। स्टेट पुलिस में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी होती हैं। हमारे स्टेट में सीबीसीआईडी होती है, वो पर्टिकुलर स्टेट अपॉइंट उन्हें करती है कि पर्टिकुलर केसेस जहाँ सेंसेशन होता है, जो मतलब कुछ मास क्राइम्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हर स्टेट में सेंट्रल क्राइम स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे साइबर क्राइम्स वगैरह को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत अलग होती है। लॉ एंड ऑर्डर मोस्टली इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जब पास सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्रिएट की गई हैं, जैसे दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर सीबीआई को बनाया गया है और सीबीआई को जुरिस्डिक्शन दिया गया है कि ऑल ओवर इंडिया का जुरिस्डिक्शन है उसका, जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को प्रोब हैंड ओवर कर सकती है। जहाँ पे लोकल स्टेट पुलिस फेल हो जाती है कोई केस को ट्रेस करने के लिए, केस को सॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर करती है इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट्स भी हैंड ओवर कर सकती हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है। तो सीबीआई ये सारी चीज़ों को देखती है। उसके बाद रिसेंटली 2010 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्ट पास करके एनआईए को बनाया गया। एनआईए का बेसिक जुरिस्डिक्शन यही है कि जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ भी कोई ब्लास्ट होता है, मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इट्स अ टेरर केस, तो एनआईए का जुरिस्डिक्शन उस चीज़ में आता है। अब रिसेंटली एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि छोटे मोटे मैटर्स जहाँ पे छोटा कम्युनल एंगल भी हो वहाँ पे भी एनआईए को घुसाया जा रहा है, थोड़ा सेक्टेरियन इशू हो वहाँ पे भी एनआईए को घुसाया जा रहा है। लेकिन एनआईए का जुरिस्डिक्शन वो नहीं है। इवन एज पर द एक्ट, मतलब एक टेरर केसेस वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई जा रही है यूजिंग पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, उसमें एनआईए का जुरिस्डिक्शन आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एजेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इसके अलावा कस्टम्स की विंग है। ये सारे फाइनेंशियल ऑफेंसेस के जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, और जैसे फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है उसके वायलेशन पे ईडी वगैरह इन्वेस्टिगेशन करती है। ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और ये इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग होती है। तो आपने ये टेरर की बात की, तो एटीएस और एनआईए में आम दाई को समझना हो तो दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज एटीएस, व्हाट इज एनआईए? एटीएस इज स्टेट एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है, लेकिन अब एनआईए के बनने के बाद ऐसा हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सीधे एनआईए को जा रही है। हर स्टेट में पहले ऐसा होता था कि एनआईए के फॉर्म होने से पहले हर स्टेट की अलग अलग एजेंसी हुआ करती थी टू टैकल टेरर केसेस। और जैसे हमारे स्टेट में ऑक्टोपस हुआ करती थी, महाराष्ट्र में एटीएस थी, मध्य प्रदेश में भी एटीएस थी, गुजरात में भी एटीएस थी, दिल्ली में स्पेशल सेल था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी एजेंसी डिफंक्ट है। अब इनका ये होता है इमीडिएटली आफ्टर द ब्लास्ट टिल एनआईए टेक्स ओवर द इन्वेस्टिगेशन, ये लोग का रोल होता है। आफ्टर एनआईए टेक्स ओवर द इन्वेस्टिगेशन ये लोग डिफंक्ट हो जाते हैं। एटीएस स्टेट की है और एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको। इस ताल्लुक से किसी के जहन में कोई सवाल, किसी के जहन में, कोई दाई के जहन में? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आईबी के बारे में बताएं, विजिलेंस ब्यूरो। देखिए, हमारे इस्माइल ने जो एजेंसीज बताए उसमें वो एक और सेंट्रल एजेंसीज होती हैं, जो एक रॉ होती हैं और एक आईबी होती है। आईबी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उनका काम ये है कि उनको पूरा हिंदुस्तान के अंदर, पूरी कंट्री में क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्या कुछ क्राइम होने वाला है, कुछ ऑफेंस होने वाला है जो अगेंस्ट द नेशन हो, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना आईबी का काम है। पूरे कंट्री में वो जो एक्टिव होते हैं और वो उनका कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उनका कोई ड्रेस नहीं होता है, वो आम आदमी के बीच रहते हैं। वो कौन होगा, कैसा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके बीच रहेगा वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है सो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है। ये उनका काम है कि सिक्योरिटी को, इंडिया की सिक्योरिटी को कैसे बचाना है, अगर कुछ हो रहा है तो उसको किस तरीके से एजेंसीज को उसकी इंफॉर्मेशन देना है, रोकना है। और एक रॉ एक एजेंसी होती है। रॉ का काम ये होता है कि फॉरेन कंट्रीज में अगर अपने कंट्री के खिलाफ कुछ प्लानिंग हो रही हो, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ प्लानिंग हो रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान तक पहुंचाना है, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुंचाना है, वो रॉ का काम होता है। रॉ तमाम दुनिया की कंट्रीज में फैली हुई है और वो भी जो है सो विदाउट एनी आइडेंटिटी वो भी खामोशी से काम करते हैं वो। और किसी के जहन में कोई सवाल है? अच्छा, आईबी में भी एक सेंट्रल आईबी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है,
और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी आईबी होती है? जी होती है। आईबी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स में एसबीस होते हैं, उसको स्पेशल ब्रांच बोलते हैं। वो भी इंटेलिजेंस, स्टेट की इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एजेंसीज होती हैं इनकी कोई लिमिटेशंस क्या होती हैं? क्या ये बिना किसी सबूत के किसी को भी, कई जगह ऐसा सामने आता है कि बिना किसी इत्तला के घर से जो है या उसके काम जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ से उसको उठा करके ले जाते हैं और कई दिन बाद पता चलता है कि वो ये उस बंदे को जो है वो कोई एजेंसी ले रही है। तो इनकी लिमिटेशंस क्या हैं या नहीं? और अगर ये इसको क्रॉस करते हैं तो उसको रोकने का क्या तरीका है? देखिए, हर एजेंसी के लिमिटेशंस होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो होती है उनके भी लिमिटेशंस होते हैं, सेंट्रल एजेंसीज के भी लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन अगर किसी मासूम को अगर कोई गिरफ्तार करता है और कोई ग्राउंड्स बताए बगैर अगर कोई गिरफ्तार करता है, देखिए हर चीज़ का प्रोसीजर है। पुलिस को अरेस्ट करने का भी प्रोसीजर है। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उनको उनका प्रोसीजर फॉलो करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु के केस में गाइडलाइंस दी हैं कि वो अपना बैच लगा कर रखें और किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको उसका ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएं और उसके बिल्कुल जो करीबी रिश्तेदार हो, नियर बाई जो उनके रिलेटिव हो, उनको अरेस्ट का इंटीमेशन दे के हम इनको क्या ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रहे हैं वो राइटिंग में होना चाहिए। तो ये जो डीके बासु का जो जजमेंट में गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम एजेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हो। तो उसको अगर वो वायलेट करते हैं, कोई भी एजेंसी हो, चाहे स्टेट एजेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी हो, आप उसके खिलाफ, जैसा हमारे भाई ने बताया था, पहले आप सुपीरियर ऑफिसर्स के अप्रोच हो सकते हैं, जैसा कि एसपी हो या कमिश्नर हो, उनको अप्रोच हो सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर कुछ रेमेडी नहीं मिली तो फिर आप बाय वे ऑफ रिट ऑफ हेबियस कार्पस आप यहाँ के स्टेट के हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं कि हमारे आदमी को गायब कर दिया गया है और उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। बाज़ वक्त ये चीज़ों में बहुत सारे मुश्किलात और परेशानियाँ आते हैं, वो प्रैक्टिकली वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप जिद्दोजहद करेंगे, किसी मासूम को अगर आपको बचाना है तो आप सब स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और कोर्ट्स को अप्रोच होकर उनको बचा सकते हैं। और किसी के जहन में कोई सवाल? यस प्लीज़। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे एज ए दावा हम जब दावत देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं जिसमें कि आर्टिकल्स 25 जैसे कि सर ने बताया, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15 है, ऐसे कौन से छोटे से ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें हम एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी अगर दावत दें तो वो आर्टिकल्स हमारे बीच में आते हैं? तो छोटा सा कुछ रोशनी इस पर डाल सकता है कि जो 2-3 आर्टिकल ऐसे जिसमें हमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो as per the constitution, because the majority of the people they don't know exactly about the articles as per the constitution. मेरे ख्याल से पहला जवाब जब दिया गया तब शायद नहीं थे आप सर। उसमें सिर्फ सर जैसे कि सेक्शन 153 का सेक्शन बताया था, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें पता नहीं है। अगर छोटी सी रोशनी उसके ऊपर अगर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, उसके साथ आपकी ड्यूटीज भी हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जब जानेंगे आप, तो आपकी उसकी ड्यूटीज भी जानना है आपको, वो क्या सब्जेक्ट है, उसके कंडीशंस क्या है। और अगर आप दावत के फील्ड में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल्स आपके बीच में नहीं आएंगे, आपको पिनल लॉ आएगा या दूसरे कुछ स्पेशल अगर एक्ट्स हैं तो वो आएगा आपको। जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, पिनल कोड अप्लीकेबल होगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं, किसी दूसरे मजहब के बारे में गलत बोल दें या किसी को फोर्सफुली आप इस्लाम में ला लें, तो जब आपको पिनल कोड के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपके आड़े नहीं आते बेसिकली। आपके सवाल का डिटेल जवाब एड का स्टेट लेवल का जो इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था, इमरान भाई ने जो प्रेजेंटेशन दिया जिसमें 2 लोगों को चुना जाता है, बाकायदा जहन साजी की जाती है, लॉ के ऊपर जो गाइडेंस दी जाती है, इसमें एडका ने बाकायदा एक सिलेबस बनाया हुआ है कि दाइयों को किन सेक्शंस का क्या ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह इमरान भाई साहब मिलेंगे, उस ताल्लुक से भी प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। बहनों के सेक्शन से अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कम टू द माइक। जब तक बहन आ रही है, मैं आईबी के ताल्लुक से एक यस प्लीज़ आईस के ताल्लुक से दूँ। जैसे कि बताया गया है कि आईबी जो है वो छुपी हुई रहती है, मतलब शनाख्त नहीं कर सकते आप कौन आईबी से है, कौन स्पेशल ब्रांच से है। लेकिन अगर आप दावती इदारा कायम करते हैं तो वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देने खुद आपके पास आते हैं। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपने अपनी वीकली एक्टिविटीज़ शुरू करी, तो वो फिर आपको अपनी शनाख्त बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आपको, बाकायदा आपके हर वीकली प्रोग्राम में दिखेंगे। बड़ा प्रोग्राम करेंगे उसमें भी आएंगे। आप जो भी पब्लिसिटी करेंगे कि मैं दावत का तरबीती प्रोग्राम कर रहा हूँ या मैं एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, तो वो खुद आपके पास आके सारी डिटेल्स लेंगे,
एक एक चीज आपसे पूछेंगे, कौन आ रहा है बाहर से, कितने लोग आ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो अगर आप दाई हैं और दावती इदारा अगर आप चला रहे हैं तो आईबी और आपका मतलब काफी गहरा ताल्लुकात है। मुलाकात होती दावती रहेगी। ताल्लुकात बेहतर हो और सकते फिर हैं। आपको हो सकता है दावतों में भी बुलाना पड़े उनको, वो तो नहीं बुलाते। ये आमिर साहब जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? जी, जैसे अतर भाई फरमा चुके हैं, बिल्कुल सही फरमा चुके हैं, लेकिन इनके जो एजेंट्स होते हैं ना, जिनको ये एक काम पर मुतय्यन करते हैं, वो यकीनन छुपे हुए होते हैं। लेकिन जब आपको कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो या इनको डायरेक्ट आपसे डिटेल्स देनी हो, तब ये अपनी शिनाख्त पहले मुझे जो है पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया था, तो फिर बाद में उनने अपनी शिनाख्त ज़ाहिर की थी। पहले मुझे CBI कहा गया था, फिर बाद में मुझे IB कहा गया था। तो ये सही बात है, लेकिन इनके कुछ जो एजेंट्स होते हैं वो यकीनन छुपे हुए होते हैं। राइट। लेकिन इनका आपके पास आना, कुछ पूछना और आपसे कुछ सवाल करना, आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस पर कोई परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। दावती इदारा खोलकर दावती काम आप कर रहे हैं, IB का एम्प्लॉय होने के नाते वो अपना काम वो कर रहे हैं। तो ये आपके इदारे पर आना, आपके घर पर आना, दस्तक देना, आपको कॉल करना, उसमें आपको किसी तरह के घबराने परेशान होने की बात नहीं है। और इनके कुछ लोग होते हैं जो जाहिर होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं जो बिल्कुल ही कोवर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं और जो बहुत सीक्रेट लेवल पे काम करते हैं। तो उनका मोडस ऑपरेंडी है, उनके हिसाब से वो काम करें। बस हमको यानी इसमें भी ये नहीं सोचा जा सकता अकबर भाई कि आज के प्रोग्राम में भी हमारे वहाँ होंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हाथ उठा सकते हैं। होंगे वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई घबराने की परेशानी। यस इफ्तिखार भाई, सॉरी, यस प्लीज। वो भाई का थोड़ा जवाब कंटिन्यू करना था मुझे। जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि जब अरेस्ट करते हैं, जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनको इमीडिएटली उनके नेबर्स को इनको बताना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई आएगा कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं और अपने इंट्रोडक्शन भी वो देगा। आप इमीडिएटली आप क्या करेंगे, आप जैसे जो भी दाइस हैं, अगर आपको कोई भी आके ये कहेगा कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट काम आप ये करेंगे कि आप अपना फ़ोन निकाल के आपके घर वालों को कॉल करेंगे, या आपके इमीडिएटली जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो लॉयर्स हैं, या फिर आपके कोई मददगार हैं ऐसे, उनको आपको कॉल करके बताएंगे कि आप अरेस्ट हो चुके हैं और आप टाइम देखेंगे आपको कौन से टाइम पे अरेस्ट किया गया है। CRPC ये कहता है कि अगर आप अरेस्ट के सेक्शंस पढ़ेंगे, वो भाई ने भी कहा कि कुछ सेक्शंस आप बताएं, सेक्शन 41 से लेकर अगर आप सेक्शन 60 तक पढ़ेंगे, CRPC के अरेस्ट करने के सेक्शंस हैं कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है और किस मामलों में आपको अरेस्ट कर सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है। और जो पॉइंट्स इन्होंने बताए, ऐसे 6 to 7 पॉइंट्स हैं कि पुलिस वालों को आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एडवोकेट्स भी दिए जाएंगे वहाँ पे, वो आपका मेडिकल चेकअप होगा, ये सब ये पॉइंट्स हैं वहाँ पे। आप वो पॉइंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सेक्शन 41 से लेकर आप सेक्शन 60 CRPC के। तो जैसे ही आप फ़ोन उठाकर आप अपने दोस्तों को बताएंगे, या अपने माँ बाप को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, वहाँ से टाइम शुरू होता है। विदिन 24 आवर्स वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको जब कस्टडी में रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको अरेस्ट किया है। वहाँ पे आपको कुछ वो बातें बताएंगे कि आप ये बताएंगे कि हम आपको सुबह में अरेस्ट किए हैं, या फिर कुछ इनपुट्स वो देने की कोशिश करेंगे। उनके इनपुट्स लेने के बजाय आप कोर्ट ऑफ लॉ में जब भी प्रोड्यूस करेंगे, आप सही वक्त बताएंगे कि मुझे ये वक्त में अरेस्ट नहीं किया गया था, मुझे ये वक्त में अरेस्ट किया गया है। क्योंकि विदिन 24 आवर्स अगर पुलिस डिपार्टमेंट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में नहीं पहुंचाया जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। एक मिनट यहीं पे मैं सीनियर लॉयर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, वो 24 घंटे बाद नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 24 घंटे बाद उसने मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया तो क्या हो जाएगा? ऐसे हम कई केसेस देखते हैं कि वो लोग कई दिन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? यानी कई दिन से बोला जाता है कि 24 घंटे में लाए। देखिए भाई, जैसा बता रहे हैं कि अगर आपको अरेस्ट किया गया, आप फ़ोन निकालेंगे और फ़ोन करेंगे, बाज़ वक्त ये मौका नहीं मिलता है राइट, कि फ़ोन निकालें और फ़ोन करें और अपने लोगों को बताएं। आपको चलते में गाड़ी में बिठा सकते हैं। दावा की फील्ड बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस कौन से भी केसेस में किसी को भी अरेस्ट करती है, उनका अपना स्टाइल होता है, वो किसको कैसे अरेस्ट करना है वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मौका मिले, और ज़रूरी नहीं है कि वो भी प्रोसीजर फॉलो करे और इंटीमेशन दे, समझा? तो आपको लेके जाके जब वो अपनी कस्टडी में रखते हैं तो उसको इलीगल डिटेंशन कहा जाता है। जब इलीगल डिटेंशन होता है और अपनी फैमिली जब परेशान होती है तो फैमिली का पहला जिम्मेदारी ये होती है कि वो भी पुलिस को अप्रोच होते हैं कि भाई हमारा ये बंदा मिसिंग है। वो लोकल पुलिस स्टेशन को जाते हैं, जाकर कहते हैं कि हमारा बंदा मिसिंग है, हमारी मिसिंग की कंप्लेंट FIR रजिस्टर करिए।
तो उस वक्त पुलिस क्या करती है, उनको पता होता है, लोकल पुलिस को नॉर्मली पता होता है कि ये बंदे को किसी एजेंसी ने उठाया है और इसकी मिसिंग कंप्लेंट अगर करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। वो बोलते हैं कि आप अब आइए, जब आइए, बाद में आइए, आपको भिजाते रहते हैं। तब आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। उस वक्त जो अरेस्ट हो चुका है वो आपको कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, 90% केसेस में नहीं आता हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं, समझे आप। तो उस वक्त फिर यही है आपको कि आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं, जिसमें स्टेट को पार्टी बनाते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट को, कमिश्नर को, डीसीपी को, एसीपी को और लोकल पुलिस को, सबको पार्टी बनाते हैं। तो तब स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो किसी क्राइम में अरेस्ट किया गया है तो वो आकर हाईकोर्ट को इन्फॉर्म करती है कि हमको ये केस में रिक्वायर्ड थे, हमने इनको अरेस्ट किया है और हम इनको रिमांड करेंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे। और अगर वो किसी क्राइम में मुलविस ना हो तो उनको छोड़ दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है। अब इलीगल डिटेंशन का जो सवाल है, जो अपने को प्रूफ करना पड़ता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। देखिए, आप मजिस्ट्रेट के पास जब आपको फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया जाएगा तो आप मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि मुझे 2-3 दिन पहले अरेस्ट किया गया था, मुझे टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री अप्लाई किया गया, अब मुझे अब लाकर पेश कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ डॉकेट प्रोसीडिंग पे रिकॉर्ड करेगा कि ये बंदे का ये ऑब्जेक्शन है, इसने ये बता रहा है, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। अगर प्राइमा फेसी कुछ 3rd डिग्री के आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया गया है कस्टडी में, तो मजिस्ट्रेट जब जो है सो मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा सकता है और किसी दूसरे डॉक्टर से री एग्जामिनेशन करा के 3rd डिग्री अप्लाई किया गया है क्या, वो पता चलेगा। लेकिन आपको इलीगल डिटेंशन प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जैसा कि खाली फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, आपको साबित करना पड़ेगा। कोई सीसीटीवी कैमरे से आपको उठा के लेके जा रहे हैं, हुआ ये, या आप कोई एसएमएस प्रॉपरली करें कि हैव बीन अरेस्टेड बाय सो एंड सो इंस्पेक्टर सो एंड सो पर्सन, आपको उसके बारे में पता हो, वो एसएमएस आपको जब काम में आएगा। इसके बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो प्रूव होना पड़ता है। नहीं, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, खासकर मुस्लिम फैमिलीज़ और दाइस की फैमिलीज़ में, जैसे आपने कहा कि ये लोग लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करते हैं, लगभग उनको पता होता है, और कई केसेस में हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले अवॉइड करते हैं, तो उसमें फैमिली को ये दिलासा देता है सब्र करो, आ जाएगा। तो इसको आप क्या समझते हैं कि वो फैमिली की गलती है? वो बोलते भी हैं कि लॉयर्स को अभी मत अप्रोच करिए, मत ये करिए, तो वो लॉयर को ना अप्रोच करना ये गलती है या अच्छा काम है? क्या आप एज अ लॉयर क्या मुस्लिम फैमिली को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जब कभी भी ऐसा सिनेरियो किसी के भी साथ आता हो, उनको पहली फुर्सत में लॉयर को अप्रोच होना है, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता है और वो लॉ ये पुलिस से और दूसरे एजेंसी से वाकिफ़ नहीं होती हैं, उनका तौर तरीके से वाकिफ़ नहीं होती हैं। तो वो चाहिए कि कोई अच्छे लॉयर को अप्रोच हो, उनका मशवरा करना ज़रूरी होता है चीज़ों में। अगर आप घर में बैठ के रहेंगे और अपने लोग दूसरे लोग की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना। नहीं, इसमें अगर धमकी मिली तो अगर लॉयर के पास गए तो तुम्हारे बच्चे को तो उठाया अभी गायब भी कर देंगे, ऐसा ये एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जो फैमिली गुजरती है उसमें। देखिए, अब वो उस वक्त जो है सो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या स्टेप लेना है, बोल्ड स्टेप लेना है, या आप तो आपको कोर्ट को अप्रोच होना है, या नहीं तो फिर आप अपने लोकल जो एमएलए होते हैं या कोई आपका एमपी होते हैं, कोई मिनिस्टर होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनके पास भी अप्रोच हो सकते हैं। और मीडिया का भी इसमें बहुत रोल होता है। मीडिया के पास भी आप अप्रोच हो सकते हैं और मीडिया भी जो है सो पुलिस को कंपेल कर सकती है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार किए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन मीडिया को भी देना पड़ता है पुलिस को, किस जुर्म में आप गिरफ्तार करें। ये तो 2 रेमेडीज हैं आपके पास, मीडिया एक है, कोर्ट एक है, और आप जो है सो आपके जो विधायक होते हैं आप उनके पास भी अप्रोच हो सकते हैं। जी, इसमें जो एजेंसीज़ के ताल्लुक से और अरेस्ट के ताल्लुक से बात हुई, तो देखिए इसमें केस टू केस भी होता है। बहुत सारी जगह जो टाडा था या पोटा स्पेशल जो लॉज थे, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है आपको किसी भी चीज़ का मौका नहीं देंगे, चलते चलते आप गाड़ी में बैठे और चलेंगे। तो ये डिपेंड है, केस टू केस भी है, ये समझना है। दूसरी चीज़ ये कि एजेंसीज़ का जो काम होता है, याद रखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है। क्योंकि जब भी एजेंसी की बात आती है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम्स, मैं कह रहा हूँ सभी लोगों में, मतलब तकरीबन जिसको कहेंगे भारतीय नागरिक जो होते हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं, एक फियर साइकोसिस होता है, एक डर का मामला होता है, और मुस्लिम्स उससे कोई एक्सेप्शनल नहीं। और ये मामला कॉमन होता है सोसाइटीज़ में। देखिए, कोई भी सोसाइटी में जाइए, छोटे बच्चे को उठाइए, पुलिस को देखेंगे, बोलेंगे अंकल खतरनाक रहते हैं। कभी बोलेगा मुझे पुलिस वाला बनना है, लेकिन उसकी सेकंड थॉट ये नहीं वो खतरनाक रहते हैं, या फिर अरे इनके पास गन रहती है, किसी को भी मार सकते। एक माहौल होता है बचपन से, जिसमें बच्चे समाज में देखते हैं चीज़ों को, या कुछ फीडबैक्स होते हैं जो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ले लेते हैं, या कभी कभार मीडिया में भी फिर जाहिर सी बात है एजेंसीज को मिस रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है कि आप हमेशा ही बता रहे कि आप पुलिस वाला गुंडा बोल के आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। मतलब लोगों के पास एजेंसीज के बारे में एक डर भी होता है। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मानते हैं, तो एजेंसीज का अपना एक काम है, उनको अपना काम करने दें। अब हम लोगों से प्रॉब्लम क्या होती है, जनरल सबसे को, मैं मुस्लिम्स नहीं कह रहा हूँ खास,
हम लोग समझते हैं एजेंसीज हमारे खिलाफ है, लिहाजा जब भी वो हमारे पास है तो उनको हम मिसगाइड करते हैं, और जब हम उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, याद रखिए वो पहले से गाइडेड होते हैं क्योंकि आपका मोबाइल वगैरह उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो शक में पड़ जाते हैं कि ये बंदा हमको मिसगाइड क्यों कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो आप क्यों क्लियर नहीं अपनी बातों में, हम क्यों डर रहे हैं? हम वो बात रखते हैं, हम यहाँ मिले थे, ये किए थे, फुला। अब कोई एजेंसी आ गया कि इंस्पेक्टर आपके पास आ गया, तो आप क्यों डर रहे हो? आपके खिलाफ है, वो आपसे कुछ पूछने आया होगा, उसका कोई इशू हो सकता है, उसको किसी ने कुछ बताया होगा, वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी खैर ख्वाही की देने आया होगा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये डर, साइकोसिस, फियर फैक्टर को आप निकाले। एजेंसीज हमारी खैर ख्वाही के लिए, हमारी भलाई के लिए, हम उनको अगर इनपुट्स बराबर नहीं देंगे तो वो आउटपुट्स गवर्नमेंट को बराबर नहीं दे सकते। खास तौर से आईबी का आप मामला याद रखें, ये वो एजेंसी होती है जिसका काम होता है ये एग्जीक्यूट नहीं करती, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन्फॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट को बताना क्या चल रहा है। अब आप उनको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, आप छुपाने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम्स की एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जमात की एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मसलक की एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऊपर तक जाएंगी, और उससे क्या होगा, समझ रहे बात को? तो लिहाजा आप उनसे क्लियर रहें, डरने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वरना एक वर्दी वाले इंसान को देख के हम लोग इतना घबरा जाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, और नतीजतन अगर वो कोई एक्शन लेता है उसका एक्शन बजा होगा, क्योंकि आप डर क्यों रहे उससे? देखिए डरेगा कौन? तो वो फिर एक एक्शन लेगा कि यार ये आदमी थोड़ा सा मेरे को देख के बाजू सरक गया, भाग गया, प्रोग्राम में से निकल गया, पीछे के दरवाजे से भाग रहा था, तो ऐसी बात है, वो भी बोलेगा कि कुछ तो है, फिर वो अपना एक्शन जो लीगल होता है वो लेंगे, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनसे एक बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वो कुछ बात करने लगे, तो बात में कहने लगे कि एक रिपोर्ट थी कि जुमा के बाद लोग जमा होते हैं, और जमा होने के बाद कुछ खुफिया मीटिंग्स हो रही कुछ मस्जिदों में, और एक चादर बिछा दी जाती है और लोग ऐसा गोल घेराव डाल के बैठते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जब पूछा गया तो कोई बता नहीं रहा। वो मुझसे पूछे तो मैं हंसने लगा, बोला सर अब इसे को जाने दे तो अच्छा है। नहीं, बोले क्या होता आप बताइए। मैंने देखिए जुमा के दिन चंदा जमा होता 4, 5, 6 लोग चंदा जमा करते, फिर आके जब नमाज हो जाती तो ऐसा जमा होते, फिर वो चादर डाल के चंदा, चिल्लर अलग, नोट अलग, बड़ी अलग, छोटी अलग। अब आम लोग ना देखे बोलकर वो थोड़ा सा पब्लिक के नजरों से दूर रहते हैं, और हो सकता है कोई ऑफिसर गया हो तो वो बताना नहीं चाह रहे कलेक्शन कितना है आज का, तो उन्होंने हटा दिया। तो कोई खुफिया बात नहीं होती है, जस्ट चंदा कितना आया डिस्क्लोज नहीं करना है बोल के, हालांकि रिसिप्ट बाद में फटती है उसकी, बट वो है। तो आप देखिए, आप उनको बोल रहे नहीं क्या होता अंदर, अब उनको लग रहा समथिंग, अब फिशी है ना, मतलब आप, अब हम कह रहे एडका के प्रोग्राम में आप अंदर नहीं आ सकते अगर आप पुलिस ऑफिसर है, आप कर रहे क्या ऐसा, और क्या ऐसा है जिससे आप डर रहे हैं? तो थोड़ा सा ये डर है ना, निकाल कर आप उनको अपना खैरख्वाह समझेंगे इंशाल्लाह, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका। जो माइंड है ना, जो इसको कहते हैं केमिकल्स जो रिलीज करता है, पॉजिटिव रिलीज करेगा थोड़ा अच्छा, वरना वो जो डर, पसीना वगैरह जो शुरू होता है और फिर आप सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, और सही वो भी आपसे जो चाह रहा है वो बहरहाल कर पाएंगे। कुछ क्लैरिफिकेशंस दूं, जैसे भाई बताया कि कुछ ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता पाए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो या सीआरपीसी के सेक्शंस हो, तो इसके लिए होता यह है कि जब भी कोई स्टेट में दावा एसोसिएशन बन जाती है तो वहाँ के जिम्मेदार लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं। जैसा आज सुबह से शाम तक हम यहाँ पर थे, किसी को उस 1 दिन या 2 दिन में भी हम किसी को वकील नहीं बना सकते हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि वो कानून जाने, वो कर सकते हैं। हमने तेलंगाना में किया, हैदराबाद में हम लोग करते हैं, हमने वेस्ट बंगाल में किया, महाराष्ट्र में रेगुलरली होता है, ये चीज़ है। दूसरा, क्योंकि हम दावा सेंटर्स एसोसिएशन है और दाइयों से रिलेटेड कानून वगैरह की बात हो रही है, यहाँ पर दाइयों को अरेस्ट होने का प्रोसीजर नहीं समझाया जा रहा है कि भाई कोई पुलिस वाला आए तो पहले हथकड़ी पहनने, सीधा हाथ आगे करो, जेल में जब जाओ सीधा पैर अंदर डाल के जाओ, नहीं, ये प्रोसीजर नहीं सिखा रहे हम लोग। अगर अल्लाह न खास्ता आपके सामने ऐसे हालात आ जाए तो डरें घबराएं नहीं, ये कानून है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि प्रोसीजर कुछ होता है, ग्राउंड पर वो फॉलो नहीं होता है, 24 घंटे में हर आदमी को पेश नहीं किया जाता है, 2-4 दिन की लीगल कस्टडी मार तोड़ होती है, उसके बाद में पेश किया जाता है। डरा हुआ होता है वो, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है मजिस्ट्रेट के सामने, साइन ले लेते हैं उस पर सेक्शन 41A CRPC नोटिस पर, तो ये सारी चीज़ें होती है। तकलीफ आनी है तो इंजीनियर पे आएगी, डॉक्टर पे आएगी, कोई और पेशे पर आएगी, कोई भी काम कर रहा हो तो उस पर आएगी। तो यहाँ दाइयों के लिए ऐसा कोई घबराने की परेशानी की बात नहीं कि भाई दाई बनोगे तो ये सब होगा क्या, नहीं। अगर अल्लाह ना खास्ता ऐसे कुछ होगा तो मैं समझता हूँ जो जितने एक्टिव दुआत हैं उनमें से 1% पर भी इतनी ऐसी बड़ी परेशानियाँ नहीं आई हैं, लेकिन कभी अगर आ जाए तो तैयार रहें, आप दाई हो या एक जनरल पब्लिक में हो। राइट जी, अतर भाई आप कुछ कह रहे हैं? डिटेंशन के ताल्लुक से एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये कन्वर्जन का मामला था और मुसलमान लड़का था, लड़की जो थी वो नॉन मुस्लिम थी और उन लोगों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने उस लड़के के घर पर अप्रोच करवाई पुलिस,
और लड़के के भाई को जो है उठाकर ले गए। और कहाँ ले गए कुछ भी किसी को नहीं पता। कम से कम 2 से 3 दिन हो गए ऐसे ही, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ पर लेके गए, कौन उठा के ले गया। फिर जो है जैसे कहा कि मीडिया का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे हालात के अंदर। तो उस जिनको उठा के ले गए लड़के के भाई को, उनकी बीवी ने मीडिया को अप्रोच किया कि मेरे शोहर को डिटेंशन किया गया है और मुझे कुछ नहीं पता। और वो फिर सारे चैनल्स पर आई। तो जब चैनल्स पर आई तो फिर जो है पुलिस मजबूर हुई उन बताने के लिए कि कहाँ पर हम लेकर गए उनको, फिर उनको छोड़ना भी पड़ा उनको। तो मीडिया का यहाँ पे हम जो है सही इस्तेमाल इंशाल्लाह कर सकते हैं। अगर कोई भी इलीगल डिटेंशन हो और आपको पता नहीं कि आपका फैमिली मेम्बर किधर है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है मीडिया का इस्तेमाल करके हम उसको इंशाल्लाह ले सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि IB वाले ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस में ही हो, पैनल पर भी हो सकते हैं। अहलन व सहलन। जी, एक सवाल और है जो ये इम्पोर्टेंट इश्यू था सोशल मीडिया के ताल्लुक से जो हम डिस्कशन करना चाह रहे थे, जिसमें हम लॉयर को भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले फैसल साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मजहबी नफ़रतों को फैलाने का काम एक बड़े पैमाने पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। और हम देखते हैं कि कई मरतबा मुस्लिम रिटालिएट करके वो जिस तरह की गालियाँ दे रहे हैं वो भी देना शुरू कर देते हैं। तो एज अ दाई जब हम ऐसा एंटी इस्लामिक और एकदम यानी बेतहासा झूठ बोला जाता है, जब इस तरह के कंटेंट का सामना एक दाई की यानी कि या फिर फेसबुक के न्यूज़ फीड पे मिले या ट्विटर के न्यूज़ फीड पे मिले, तो उस टाइम पे एज अ दाई क्या रिएक्ट करे वो? देखिए, सबसे पहले जब हम सोशल मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो किसी की भी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता, मुश्किल होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप किसी के आईडी को देखकर और उसने किसी मज़हब के खिलाफ, मैं किसी मज़हब की बात कर रहा हूँ, वो इस्लाम के खिलाफ बोल सकता है, वो हिंदुज़म के खिलाफ बोल सकता है, सिखिज़म, कोई भी और मज़हब जो यहाँ मानने वाले है या इंडिया में नहीं है, अगर वो बात करता है तो आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती। तो आप कभी ये मत समझिए कि हमारे खिलाफ है। हमारे पास क्या होता है, किसी ने इस्लाम के खिलाफ बोला तो इस्लाम के खिलाफ, लेकिन आपको पता ही नहीं वो जेन्युइनली करने वाला कौन है। मतलब वो आईडी जिससे आप फेसबुक आईडी बोलिए या यूट्यूब का कोई चैनल बोलिए, फेसबुक आईडी की तो भी कोई हकीकत है, यूट्यूब तो बिल्कुल ही कोई उसके सब्सक्राइबर की हकीकत ही नहीं होती। याद रखिए आप इस बात को, कोई भी एक ईमेल आईडी से बना दे सकता है। फेसबुक को एटलीस्ट कभी कभार तो फेसबुक आपको आपका आधार या आपका पैन कार्ड ही मांगता है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो लिहाजा हमारा पहला काम है कि हम ये ना समझे कि आदमी इस्लाम के खिलाफ है या किसी चीज़ के खिलाफ है। हो सकता है डालने वाला शरीर किस्म का कोई इंसान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसका मकसद हो कि दो मजहब लड़ ले, चाहे वो जिस मजहब के बारे में गलत लिख रहा हो वो खुद उसका मानने वाला हो। ये देखा गया कि खुद कुछ लोगों ने जो उस मजहब के मानने वाले थे, दूसरे फिरके को बदनाम करने कुछ सहाबा सहाबियात के बारे में क्लिप्स डाल दी दूसरे, समझ रहे आप? और हम समझ रहे कि नॉन मुस्लिम ये काम करे, जबकि नॉन मुस्लिम नहीं थे, हमारे में से कुछ लोग थे, समझ के इख्तिलाफ, मसला की झगड़े। तो फर्स्ट काम तो ये कि आप ऐसा मत समझिए हमारे खिलाफ है, वेरिफिकेशन जरूरी। कोई भी एक फेक हो सकता है, ट्रोल हो सकता है, फेक आईडी जो वायरल करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जरूरी। सेकंड, अगर कोई सेंसेबल आदमी आईडी वेरीफाई हो रहा है तो उसको आप जवाब देने की कोशिश करें। थर्ड, अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो आप लोगों में अवेयरनेस डालें कि उसको ब्लॉक करें। बहुत आसान है, फेसबुक पे आप रिपोर्ट करें, यूट्यूब के ऊपर आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है बोल के आप रिपोर्ट कर दे, उसके गाइडलाइंस हिट हो रहे बोल के कम्युनिटी आप वो करें। ये सारी चीज़ें आप स्टेप वाइज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मैं ये कहूँगा, जो जर्नलिज्म का मीडिया में अगर आप जा रहे हैं, वो ये है कि आप खबर को वेरीफाई कर लें और किसी को अपने खिलाफ न समझे। हो सकता है एक हस्बैंड वाइफ हो, दोनों अलग रिलीजन के हो, वाइफ छोड़कर चलेगी तो हस्बैंड ने उसके रिलीजन को बदनाम करने कुछ डाल दिया, आप समझ रही मुसलमानों के खिलाफ, नहीं, वो एक पर्टिकुलरली अपनी भड़ास निकाल रहा है अपने वाइफ के खिलाफ, ना कि पूरे मजहब किसी रिलीजन के खिलाफ। तो थोड़ा इसमें वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है और उसके बाद फिर रिपोर्ट वगैरह आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़, आप उस बारे में उस पोस्ट की वजाहत करके अच्छे अंदाज से जवाब दे सकते हैं। सामने वाले ने अब्यूज़ किया, गालियाँ दी, लेकिन आप अच्छे अंदाज से उसका जवाब दे सकते हैं कि ऐसा नहीं, इस्लाम इस तरह से। ख़वातीन में से आप सवाल नहीं रहे हैं, अगर कोई सवाल है, स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, यू प्लीज़ कम, अगर कोई सवाल है। मैं एडवोकेट साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के इंतशार फैलाने वाले कई मरतबा ट्रोल्स भी होते हैं और कई मरतबा वेरीफाइड अकाउंट्स वाले लोग भी होते हैं, जिसमें बड़े बड़े फिल्म एक्टर जिनका बाकायदा अकाउंट भी वगैरह भी ब्लॉक हुआ जब, तो इसमें एज अ दाई कानून का किस तरह से सहारा लिया जा सकता है कि जो लोग इस तरह से मजहबी नफरतें फैलाएं या इस तरह की बातें लिखें, तो दाई को क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए, जैसे इससे पहले जिक्र हो रहा था, सेक्शन 153 है
promoting enmity between different communities. ये मतलब सिर्फ दाइयों के कंटेक्स्ट में नहीं हो रहा था, हर हिंदुस्तान के नागरिक के ऊपर वो एप्लीकेबल है। तो आप पुलिस स्टेशन पे अप्रोच होकर अगर आपने खुद पर्सनली वो विटनेस किया है, जो स्पीच है, जो भी मतलब र्यूमर वगैरह फैलाई जा रही है, आपको मैसेज रिसीव हुआ है, आपको भी लोकस स्टैंडिंग मिल जाती है। कानून के अंदर आप भी अफेक्टेड पार्टी है कि आपके भी आप समझ रहे हैं कि इसकी तरफ से इंतशार फैलेगा, नुकसान होगा सोसाइटी को, आप भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप अपने थाने पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं इनके खिलाफ, और वही सेक्शन में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने 67 को जो स्ट्रक डाउन किया था अभी, तो उस ताल्लुक से थोड़ा सा इससे उन लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती क्या ये सब करने की? उसको क्लेरिफाई अगर कर देंगे। नहीं, वो 66A का वो डिफरेंट था। वो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप क्या बोलते, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो रेगुलेटेड था। बहुत चीज़ें रेगुलेटेड हो रही थी उसके अंदर, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्रब्स हो रहे हैं, इसलिए उसको हटाया गया था। लेकिन एकदम से आपको इंडिपेंडेंट आज़ादी नहीं मिल गई कि आप जो मतलब जो भड़काऊ भाषण जो भी देना है आप कर लीजिए, वो सब नहीं है। दूसरे आईपीसी में उसका रेगुलेटेड है अभी भी। ओके। कोई सवाल है बहनों की तरफ से? जी इफ्तिखार भाई, इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप कि खासकर अगर इस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं तो एज अ दाई हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, आपने ये कहा कि ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, आपको वेरीफाइड अकाउंट मिलेंगे जो इस तरह से बातें करेंगे। जो देखिए, पहली चीज़ तो आप ये कहेंगे कि किसी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, अकाउंट ब्लॉक नहीं कर दिया गया, छोड़ के चले गए थे ट्विटर। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर उनका करियर नहीं चल रहा है तो अभी करियर चलाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दीजिए, अजान के ऊपर कुछ बोल दीजिए, या फिर मुस्लिम्स की ख़वातीन के ऊपर कुछ बोल दीजिए। अब क्या होंगे, उनके कॉन्सर्ट्स चलने लगेंगे, उनके फिर फिल्म्स बनने लगेंगे, ये सब कुछ होने लगेगा। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये बंदा इसलिए कर रहा है, उनको प्रमोशंस मत दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे एडवोकेट फैसद ने भी कहा था और अतर भाई ने भी कहा था कि साइलेंस इज ऑल्सो अ दावा। जब आप खामोश रहेंगे वो भी एक दावती काम है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को जो मीडियम इस्तेमाल करना है, जब से हम लोग मीडिया कह रहे हैं, तो मीडिया के अंदर बहुत सारे मीडियम्स आपको मिलते हैं। डिजिटल के अंदर आपको अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं आप, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली जब आर्टिकल्स लिखते हैं तो ये इशू को पिकअप कर लीजिए और यहाँ पे एक अच्छे अंदाज में आप उसका रिस्पॉन्स बनाइए। कुरान के अंदर कहाँ पे इसका जिक्र आया है, हदीसों के अंदर क्या आया है, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, आप इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। और मैं खास करके दाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप फेसबुक का अकाउंट बनाइए, ट्विटर का अकाउंट बनाइए और व्हाट्सएप को आप मेंटेन करिए इसको, ताकि यहाँ से दावती काम बहुत अच्छा सा हो सकता है कि जैसे ही आपने ब्लॉग पे कुछ लिखा, आपके कुछ दोस्त होंगे जहाँ पे इसको प्रमोट करेंगे। कुछ दोस्तों को रिस्पॉन्ड करना आता नहीं है, लेकिन आपके जो ब्लॉग के बनाए हुए जो आर्टिकल को वो लेकर वहाँ पे आंसर की तरह यूज़ करेंगे। तो एक अच्छे से छोटा सा ब्लॉग आपको बनाना है, आप एकदम बड़ा नहीं लिखना है उसके अंदर, सिर्फ अगर आप पढ़ना है तो सिर्फ 1 मिनट में वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप बना के आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन है, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में बनाया, अगर कोई अपने आप को प्रमोट करने के लिए या अपने करियर को संवारने के लिए कर रहा है, तो उसको प्रमोशन मत दीजिए। राइट। तो इसका मुख्तसर सा ये कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई गलत फहमी फैला रहा है इस्लाम के ताल्लुक से, तो हमें मीडिया में ऐसे लोग चाहिए जैसा रोल सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया था। एक किताब लिखी, एक मलून ने उसका जवाब उन्होंने लिख दिया फ़ौरन, मुक़द्दस रसूल बोलकर। ठीक है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आप उसके लेवल पे ना जाएं। वो किसी तरह की गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, अगर वो चीज़ कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसका जवाब देने के लिए उसी तरह का काम ना करें तो बेहतर होगा। यस प्लीज सिस्टर गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लॉ पर्सन हूँ, मैं मतलब अपना वर्क कर रही हूँ, मुझे नहीं पता पुलिस लॉ और उनके बारे में बहुत कुछ, आई एम अ ले पर्सन। अब जैसे एड का एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक कोई सिक्योरिटी सिस्टम है कि कभी कोई मैं प्रॉब्लम में आती हूँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ दावा, कि वो मुझे आउटकम मतलब बता सके, गाइड कर सके कि किस तरीके से आई शुड गो फॉरवर्ड। फैज़ भाई आप जो इंशाअल्लाह अज़ीज़, एड का जो फॉर्म हुआ उसके मकासद में से एक मकसद ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी इन एवरी टाउन विलेज एंड सिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है लीगल एड प्रोवाइड करना, लीगली गाइड करना, और ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एड का करता है। तो ऐसा किसी को बहरहाल ज़रूरत पड़ती है लीगल एड की, ठीक है, या लीगल गाइडेंस की, ठीक है, किसी भी इलाके में, तो आप एड का या तो स्टेट चैप्टर अगर हो कहीं वहाँ ऑफिस पे जा सकते हैं,
या फिर जो है एडका ऑफिस पे बहरहाल कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर, वेबसाइट एड्रेस सब आपको पता है। तो इंशाल्लाह अजीज़ ज़रूर भी ज़रूर जो इस्तात में हमारे जो कुछ कर सकते हैं उसको गाइड करने की हम बहरहाल बिल्कुल जो है एडका के थ्रू बहरहाल कोशिश करते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 30 सेकंड सर। हाँ, इंशाल्लाह। तो उसमें ये था मामला कि अगर किसी शख्स की कैरेक्टर पे अगर कोई कुछ गलत लिख देता है अपने सोशल अकाउंट से, या इस्लाम के ऊपर कुछ गलत लिख देता है, या कुछ तो भी दावत सेंटर के ताल्लुक से वो इमेज ख़राब करना चाहता है, तो वो शायद, जहाँ तक है एडवोकेट जो ब्रदर्स हमारे यहाँ पे मौजूद है वो बताएंगे कि साइबर क्राइम के अंडर में आता है शायद। तो अगर साइबर क्राइम के अंडर में आता, तो एक दफ़ा मैं गया, चूँकि खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो वहाँ पे गया और उन्होंने ये पूछा सबसे पहले ऑफिसर ने कि आपके पास में क्या URL है उस पोस्ट का, यानी आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप कभी इस तरह की परेशानी में आते हैं तो आपको चाहिए कि आप URL उसका कॉपी कर लें, क्योंकि हो सकता है जब आप जाएं और वो जब वो आईडी खोल के दिखाएं तो वो पोस्ट को डिलीट कर दे या हाइड कर दे, और वो एक्शन नहीं लेते हैं जब तक कि आप उनको URL नहीं दिखाएंगे, और URL के साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत पड़ती है, तब जाके अगर वो डिलीट भी कर देते हैं तो वो फेसबुक को लेटर लिखते हैं, ईमेल करते हैं और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से वो लोग एक्शन लेते हैं। यासिर की बात URL है, कितने लोग समझे URL? लिंक होता है, जैसे बोलते हैं ना लिंक, उसका लिंक दे, उसके पोस्ट का लिंक दे, जो हम बात करते हैं, दिस इज URL। वो लिंक को हम संभाल के रखे हैं, और ऐसे कंप्लेन में कई मरतबा आप स्क्रीनशॉट ले लेते, लोग बोलते हैं एडिटेड स्क्रीनशॉट है, इसलिए URL होना बहुत। और आज यूँ भी लोग जो माइम्स बनाते हैं, लोग उसके ट्विटर अकाउंट का कुछ भी लिख के दे देते हैं, लेकिन URL होता है तो उससे उसकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि इसने वाकई ये लिखा था या नहीं लिखा था। सिस्टर की तरफ से और कोई सवाल है? यस प्लीज। मीडिया ने मुस्लिम की इमेज आतंकवादी की बना दी है, तो इस चीज़ को जब अपन किसी अननोन से मिलते हैं या हिंदू या किसी और मजहब के व्यक्ति से मिलते हैं तो वो हमें उसी तरह से देखता है जैसा मीडिया उन्हें बता रही है, तो इस चीज़ को किस तरह से फेस करना चाहिए? बहुत क्विकली अथर भाई इसका जवाब दें आप। मीडिया ने अगर आतंकवादी की इमेज बना दी है, यकीनन मीडिया तो अपना काम कर रहा है, और इसी वजह से जो है नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो हमें जब मिलते हैं तो वो उनको लगता है कि शायद ये भी उसी से बिलोंग करता है, या वैसी सोच है, वैसी फिक्र है इसकी। तो उसमें यकीनन एक कहावत है अंग्रेजी की कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, तो अगर आप अपने पड़ोसी, जो भी गैर मुस्लिम पड़ोसी है, जो भी आपके जानने वाले हैं, आपका उनसे ताल्लुक़ कैसा है, आप किस तरह से उनसे रहते हैं, अगर वो आपको जानते हैं और कोई आपके बारे में अगर उल्टी सीधी बात करता है उनसे, बिकॉज वो आपके पड़ोसी है, आपका दोस्त है, कहेगा ये ऐसा शख्स है, तो कहेगा नहीं, वो शख्स जो है वो वैसा नहीं है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो इसीलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने गैर मुस्लिम जो उसके अतराफ़ में रह रहे हैं, कम से कम उनको जाकर इस्लाम के बारे में भी अवेयर कराएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अवेयर कराएं। जैसे कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, कि अक्सरियत जो है वो अभी भी इस्लाम से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नावाकिफ़ है। तो हमें अवेयर कराना है। अगर हम अवेयर नहीं कराएंगे तो फिर जो मीडिया कहेगा वो मान लेंगे, और जब मान लेंगे तो फिर जो है उसी तरह से वो हमसे मिलेंगे, जैसे कि एक बैक ऑफ माइंड आपको लगता है कि ये सही आदमी नहीं है। तो इसलिए अगर हम उन्हें अवेयर करा देंगे कि देखो ये प्रॉफिट मोहम्मद का कैरेक्टर ये है, इस्लाम ये है, तो फिर अगर कोई उनसे बोलेगा कि नहीं देखो इस्लाम ऐसा है और प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं भाई, या मुसलमान ऐसे हैं, नहीं मेरा पड़ोसी मुसलमान है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानता हूँ, और मैं जो है इस्लाम के बारे में जानता हूँ, इस्लाम बहुत पीसफुल रिलीजन, तो वी हैव टू मेक देम अवेयर इंशाल्लाह, तो फिर ये गलत फहमियाँ जो है अपने आप दूर होंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर वी आर टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन, हमारा टाइम पूरा हो गया, लेकिन सिंस यू हैव कम प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन शॉर्ट टू द पॉइंट। ये कानून के बारे में तो जज़ाकल्लाह बहुत सारी बातें मुझे सुनने को और सीखने को मिली, लेकिन एक मुसलमान जो ज़ाहिरी तौर पे बहुत तकवा वाला नज़र आता है, लेकिन वो दिखता तो तकवा वाला है, लेकिन वही जिस मुसलमान को इस्लाम के और मुस्लिम लश्करों का मुहाफिज होना था, वो आज गोरक्षक का मुहाफिज होके मुसलमानों की मुखबरी करता है, और वो भी झूठी। तो उसके बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस तरह की बहुत सारी शक्लें हमारे सामने हैं? वकील साहब आप इसमें कुछ। देखिए,
दाई जो होता है उसको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई हमको दावत का काम इखलास से करने का है और हिकमत से करना है। और अगर हमारे बीच अगर कोई आस्तीन का सांप हो या कोई मखबर हो, या आप जैसा बता रहे हैं कि वो इनका चोला कुछ और हो, अगर वो है तो आप उसको अपने से दूर करिए। आप उनको बिल्कुल अपने से अवॉइड करके आप अपना काम हिकमत से करिए। और आप उनको एक्सपोज करने की अगर आप कुछ सबूत ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो आप सोसाइटी में वो करके उनको सोशल बाइकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप वो एक अपना मकसद जो है, दावत के काम का जो मकसद है, वो ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करके अपना मेन जो आपका जो मकसद है उसको आप मत भूलिए। देखिए, दावत का काम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आप ये सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये मत समझिए कि दावत का काम कोई गलत काम है। दावत का काम को हमारा यहाँ का जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इजाज़त देता है, वो हमारा क़ानूनी हक़ है। और लेकिन आपको दावत का काम करना है, हिकमत से करना है, ये आप हमेशा याद रखिए। आखिरी पॉइंट इसमें जोड़ूंगा, मुखबिरी के ताल्लुक़ से लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, जो लोग मुखबिरी करते हैं उनको गालियाँ देते हैं वगैरह वगैरह कहते हैं। तो एक बात यहाँ वजाहत कर दूँ, मुखबिरी मतलब किसी की खबर पहुँचाना सीक्रेटली, अगर वो अमन व अमान के लिए, मुल्क में, इलाके में शांति कायम करने के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, तो इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है, ये बात याद रखिए। अगर ये अमन व अमान के लिए है, मुल्क की सलामती के लिए, इंसानी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और उसके बाद में मुसलमानों की पूरी एक एजेंसी रही इस ताल्लुक़ से, जो खबरें लाया करती थी। अब वो लफ्ज़ मुखबिरी गलत सेंस में यूज़ होता है, इसलिए मैं वहाँ लगा नहीं रहा हूँ शख्सियत के साथ, लेकिन होता था, बट राइट सेंस में, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। तो ऐसे मुस्लिम भी कुछ है जो ये खबर देते, तो राइट खबरें वो पहुंचाए, ताकि एजेंसीज को और गवर्नमेंट को हमारी हकीकतें पता चले। वो चाहे खबर फिर हमारे घर में पानी नहीं आने से, हमारी सैनिटरी से, हमारे मोहल्ले की कंडीशन से, मुसलमानों की इकोनॉमिकल कंडीशन से, जॉब की जो हालत है उससे लेकर कुछ और भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वे में लोग उसको ले। लेकिन बहन ने जो सवाल किया था, अगर वो गलत वे में कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ऐसे लोगों का मुकाम बहुत घटिया है, याद रखें। और एक चीज़ और मैं आपके सामने रख दूँ, कई बार हम क्या करते हैं, मीडिया में कुछ भी ऐसी इस्लाम के बारे में बात होती है तो डिफेंड करने के चक्कर में जो भी सोशल मीडिया में हमारे मुसलमान भाई हैं या दुआत हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने के चक्कर में उनको ऑफेंड कर देते हैं, द वे दे रिएक्ट। तो उस रिएक्शन की वजह से बहुत से ऐसे कानून नए निकल आते हैं कि दावत के ऊपर जो है फ़र्क पड़ जाता है। जैसे सुलह हुदैबिया का मैं एग्जाम्पल लास्ट दूंगा इंशाल्लाह, कि सुलह हुदैबिया के टाइम पर सुहेल इब्न अम्र जब आए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सुलह कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा मदीना तो हमें वापस भेजना पड़ेगा, और हमारे यहाँ से कोई आएगा तो तुम वापस मत भेजना। तो उसी टाइम पे सुहेल इब्न अम्र के बेटे जो थे अबू जंदल, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ले लीजिए आप। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि अरे इसको तो हमें लेना ही चाहिए। लेकिन सुहेल कहते हैं नहीं, अब जो है सबसे पहले अबू जंदल पे ये जो हमने अग्रीमेंट किया है वो अप्लाई होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इल्तिजा करते कि नहीं इस पे तो मत करो, और हजरत उमर जो है गुस्से में भी आ जाते हैं बहुत। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बाद जो दावत का काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उस अग्रीमेंट में उन्होंने अबू जंदल को कुर्बान कर दिया। सारे साहबा अगेंस्ट हो गए, लेकिन दावत जो है वो ऊपर रही। तो बिगर पिक्चर को ऊपर रखते हुए कई बार हमें डिफेंड करने के चक्कर में या किसी को बहुत ज्यादा वो करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम दावत पे नुकसान पहुंचाएं, और जो लिबर्टी हमें इस मुल्क में दी गई है दावत का काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो भी हमसे छीन ली जाए। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और मैं हमारे सारे पैनलिस्ट्स का, सिवाय अथर भाई के, जो दूसरे लोग सफ़र करके अपने मसरूफियात को छोड़कर इस काम की अहमियत को समझते हैं, अथर भाई भी सफर इसी स्टेट से छोटा सफ़र किए हैं इसी स्टेट से। तो मैं एडवोकेट इस्माइल खान साहब, SUFFER वो सफ़र नहीं किया मैंने, ये किया है। लेकिन चलिए अल्लाह अजर दे आपके सब्र का आपको। एडवोकेट इस्माइल खान साहब, एडवोकेट यासीन साहब, हमारे इफ्तिखार इस्लाम भाई, हमारे एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, हमारे मोहम्मद आमिर साहब जो जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, और हमारे अतर भाई जो सफ़र करके आए हैं इंग्लिश वाला, और हमारे यासिर अरफात भाई जो वो भी भोपाल के ही हैं। लेकिन छोटा सफ़र किया मैं भी जो है जमा और कसर करूंगा इंशाल्लाह। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं।